हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ मई। और अगर आपने जो है प्रीवियस मंथ की बैंकिंग एंड फाइनेंस नहीं देखी है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है लिंक मिल जाएगा प्रीवियस वाली वीडियो का, ठीक है। प्रीवियस बैंकिंग एंड फाइनेंस जो आपकी थी अप्रैल मंथ की। एंड पीडीएफ के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, और वहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोडेड मिल जाएगी। ओके, so let's begin with the session. First आपका क्वेश्चन है, द बिहार कैबिनेट अप्रूव्ड द लोन ऑफ 500 मिलियन यूएस डॉलर फ्रॉम विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। सो बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए बिहार गवर्नमेंट ने बेसिकली अप्रूव किया है 500 मिलियन यूएस डॉलर लोन। ये बेसिकली लेंगे फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से बेसिकली ये लोन लिया जाएगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन करना अर्बन गवर्नेंस को, ठीक है, इंप्रूव करना सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनहांस करना पब्लिक सर्विसेज को एंड प्रमोट करना सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को, ठीक है। इसके अलावा जो फंड यूटिलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ पे होगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स के लिए, म्यूनिसिपल कैपेसिटी बिल्डिंग में, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंप्रूवमेंट्स के लिए, प्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन टू मीट आपका पॉपुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड। तो यहाँ पे ये पैसा जो है 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ अदर अप्रूवल्स भी यहाँ पे जो हैं दिए गए हैं, जैसे 1.85 एकड़ का लैंड ट्रांसफर यहाँ पे अप्रूव किया गया है फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देन एनहांस बेसिकली सपोर्ट एनहांस करने के लिए सपोर्ट को अंडर दी पीएम इलेक्ट्रॉनिक ई बस, पीएम इलेक्ट्रिक बस सेवा फॉर ऑपरेटिंग 400 इलेक्ट्रिक एसी बसेस एंड रोड मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए 15,967.03 करोड़ का सैंक्शन यहाँ पे किया गया है, ठीक है, जिसके लिए एआई बेस्ड रोड मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस सिस्टम यहाँ पे आपका बेसिकली इसमें काम किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली सिक्योर्ड दी एनपीसीआईज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन फॉर यूपीआई एक्वायर इशूअर इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, दैट इज आईएमपीएस, एंड इंटरऑपरेबल मोबाइल बैंकिंग आईबीएमबी इंटीग्रेशन। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने सिक्योर किया है एनपीसीआई का सर्टिफिकेशन इन सब चीजों के लिए, ठीक है, यूपीआई एक्वायर इशूअर, आईएमपीएस और आईबीएमबी के लिए, एमबी इंटीग्रेशन के लिए। तो इट इज योर वियोना फिनटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो जो ये फिनटेक कंपनी है इसने बेसिकली ये सर्टिफिकेशन जो है सिक्योर किया है एनपीसीआई का। अब वियोना फिनटेक की बात करें, इसके चेयरमैन है रविंद्रनाथ यरलगड। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, recently Reserve Bank of India has imposed several regulatory restrictions under the Banking Regulation Act 1949 on which of the cooperative bank due to deteriorating financial condition and supervisory concern. So recently Reserve Bank of India ने, RBI ने कुछ regulatory restrictions लगाए हैं, इनमें से एक cooperative बैंक के ऊपर। कौन सा cooperative बैंक ये है? It is your नागर सहकारी बैंक लिमिटेड। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगाई है, लाइसेंस कैंसिल नहीं किया है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है? दैट इज कि जो कस्टमर्स हैं दे कैन विड्रॉल मैक्सिमम 10,000 अमाउंट जो है ये विड्रॉल कर सकते हैं अक्रॉस सेविंग, करंट और डिपॉजिट अकाउंट्स, ठीक है। और ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड रहेगी आपके 6 मंथ तक, ठीक है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्या बोला है, विदाउट आरबीआईज रिटर्न प्रायर अप्रूवल बैंक जो है दे कैन नॉट ग्रांट लोन्स, एक्सेप्ट नहीं कर सकते फ्रेश डिपॉजिट्स को, एंड दे कैन नॉट बोरो फंड्स, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि इन्होंने यहाँ पे अलाउ किया है इनकर एक्सपेंसेस फॉर एसेंशियल आइटम, जैसे सैलरीज हो गई एम्प्लॉयज की, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गया। तो इसमें यहाँ पे जो है ये इनको अलाउड है, ठीक है, इस बैंक को अलाउड है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो जो एलिजिबल डिपॉजिटर्स हैं दे कैन विच आर कवर्ड अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये आपका मैक्सिमम 5 लाख पर डिपॉजिट का जो क्लेम है वो यहाँ पे आपका उनके लिए बेसिकली ये चीज अलाउ की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे न्यूज है आरबीआई की। सो आरबीआई ने इशू किया है फाइनल अमेंडमेंट डायरेक्शन फॉर रिवाइजिंग द रूल्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फॉर बैंक्स एंड अदर रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज। सो आरबीआई द्वारा यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, कुछ रिविजन्स किए गए हैं, ठीक है, ऑन द रूल्स रिलेटेड टू आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। अब ये होता क्या है, बेसिकली दीज आर द रिजर्व्स
रिजर्व्स फंड दैट इज क्रिएटेड बाय बैंक्स फॉर देयर प्रॉफिट्स, ठीक है, मतलब फ्रॉम देयर प्रॉफिट्स, अपने प्रॉफिट से ये कुछ रिजर्व फंड्स रखते हैं। इसका मेन पर्पस है प्रोटेक्ट करना बैंक को फ्रॉम द लॉसेस विच आर कॉज्ड बाय द चेंजेस इन अ इन्वेस्टमेंट वैल्यूज। आप जो बैंक्स हैं, आप सभी को पता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनकी मार्केट वैल्यू है बेसिकली वो आपकी फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है, कभी बढ़ती है कभी घटती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन जो ये इन्वेस्टमेंट वैल्यूज जो आपकी होती हैं बेसिकली, ठीक है, जो ऊपर नीचे होते हैं, उसकी वजह से बैंक को लॉस भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इसी वजह से बैंक जो है रिजर्व फंड रखता है अपने प्रॉफिट में से, जिसको हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। ये उस टाइम पे काम आता है जब बैंक को लॉस होता है, ओके। अंडर द रिवाइज फ्रेमवर्क द मैंडेटरी IFR रिक्वायरमेंट हैज बीन रिमूव फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स, ठीक है। कॉमर्शियल और फॉरेन बैंक से ये चीज हटा दी गई है कि इनको मेंटेन नहीं करना होगा, ठीक है। एंड इट इज इफेक्टिव फ्रॉम दी डेट 18 मई 2026, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है आरबीआई ने, आरबीआई स्टेटेड दैट एग्जिस्टिंग कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स एंड मॉडर्न रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी प्रोवाइड सफिशिएंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट रिस्क, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे क्या बोला है, तो जो बैंक्स हैं दे मस्ट ट्रांसफर एग्जिस्टिंग IFR बैलेंसेस एज ऑन 17 मई 2026 टू सेचुरेटरी रिजर्व, जर्नल रिजर्व और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपिटल एडुकेसी नॉर्म जो है और मॉडर्न रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ऑलरेडी सफिशिएंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट रिस्क, ठीक है, जो भी लॉसेस होते हैं उसके अगेंस्ट में। तो इस वजह से बैंक जो है वो अपना एग्जिस्टिंग जो बैलेंस है IFR बैलेंस, उसको सेचुरेटरी रिजर्व में, जर्नल रिजर्व या जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। दिस ट्रांसफर विल हैपन बिलो द लाइन। इसका मतलब जो ट्रांसफर है इट इज ट्रीटेड एज अ बैलेंस शीट adjustment, not as a regular operating income or expense, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला है, यहाँ पे बोला है जो फॉरेन बैंक्स है ऑपरेटिंग इन इंडिया थ्रू दी ब्रांच मोड मस्ट ट्रांसफर IFR टू दी सेचुरेटरी रिजर्व मेंटेन्ड इन इंडियन बुक्स और रेमिटेबल सरप्लस रिटेन्ड इन इंडियन बुक्स, ठीक है। तो ये मेंशन किया है आपके फॉरेन बैंक्स के लिए, ठीक है। नाउ दीज फंड्स कैन नॉट बी रिपाट्रिएटेड व्हाइल द बैंक कंटिन्यूज ऑपरेटिंग इन इंडिया। साथ में ही यहाँ पे आपके जो कॉमर्शियल और फॉरेन बैंक है दे विल इफेक्टिवली ट्रीट द बैलेंस इन IFR एज अ Tier 1 कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और RRBs के लिए, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, दे मस्ट कंटिन्यू मेंटेनिंग द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एटलीस्ट 2% ऑफ अवेलेबल फॉर सेल एंड फेयर वैल्यू थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूडिंग योर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, राइट। तो एटलीस्ट 2% इनको इन सब का जो है मेंटेन करना होगा। टीयर सेकंड कैपिटल में ये तीनों आपके आ जाएंगे, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, इनको मेंटेन करना होगा 5% ऑफ IFR ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। एक्सेस IFR ग्रेटर देन 5% जो होगा मे बी ट्रांसफर टू दी आपके प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो अकाउंट है एट दी ईयर एंड, राइट, एंड इट विल बी एलिजिबल फॉर टीयर सेकंड कैपिटल, ओके। नेक्स्ट कम्स योर RCB, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, इनको मेंटेन करना होगा IFR ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5% ऑफ द करंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ओके। Now question here is, the Reserve Bank of India discontinued the requirement of maintaining the investment fluctuation reserve with effect from 18th May 2026 for which category of bank? तो कौन सी कैटेगरी ऑफ बैंक के लिए ये अलाउ किया गया है, अभी हमने पढ़ा कॉमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक्स के लिए, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ A and B आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हेमंत बिस्व शर्मा जो CM है असम के, ही इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फिजिटल बैंकिंग ब्रांच ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन गुवाहाटी असम। सो असम में हेमंत बिस्व शर्मा जी ने इनॉग्रेट किया था पहला डिजिटल बैंकिंग ब्रांच। इनमें से कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक की, इसका नाम है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसकी डिजिटल बैंकिंग ब्रांच जो है वो रिसेंटली इनॉग्रेट की गई है असम में, गुवाहाटी असम में, ठीक है। अब डिजिटल बैंकिंग ब्रांच क्या है, बेसिकली फिजिकल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे होगा बट एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ यहाँ पे जो है चीजें आपकी अवेलेबल होंगी, ठीक है, जिससे काम जो है जल्दी हो सके। साथ में ये कस्टमर फ्रेंडली होगा ताकि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो थोड़ी मतलब जो मैनुअली चीजें होती हैं बेसिकली वो चीज कम होके डिजिटली ज्यादा हो, ठीक है। और ये जो बैंक है मतलब ये जो ब्रांच है ये आपकी AI इनेबल कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ऑटोमेटेड बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है विच बैंक बिकेम द फर्स्ट ताइवानीज बैंक टू ओपन ब्रांच एट द गिफ्ट सिटी गुजरात। सो आपका बेसिकली गिफ्ट सिटी गुजरात में ताइवान का एक मतलब ताइवान का पहला बैंक जो है इसका ब्रांच बेसिकली यहाँ पे ओपन हुआ है और इसका क्या नाम है सीटीबीसी बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? सीटीबीसी बैंक जो है इसका ब्रांच आपका गिफ्ट सिटी गुजरात में अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करना है आपका गिफ्ट सिटी में ब्रांच ओपन करने के लिए अप्रूवल लगता है किसका? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी का, IFSCA का यहाँ पे अप्रूवल लगता है और इस अप्रूवल के मिलने के बाद यहाँ पे जो है जो बैंक या फॉरेन बैंक है वो अपना ब्रांच जो है वो ओपन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लार्सन एंड टर्बो ने रिसेंटली एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है एक फ्रांस बेस्ड कंपनी के साथ फॉर डिलीवरिंग एडवांस अनमैन्ड माइन काउंटर मेजर सिस्टम फॉर द इंडियन नेवी। सो कौन सी ये कंपनी है जिसके साथ L&T ने ये पार्टनरशिप की है? सो इट इज योर एक्सेल टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक्सेल टेक्नोलॉजी के साथ इनका जो है पार्टनरशिप हुआ है, फाइन, डिलीवर करने के लिए एडवांस अनमैन्ड माइन काउंटर मेजर सिस्टम्स फॉर द इंडियन नेवी, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई ने रिसेंटली सिंपल किए हैं रूल्स, किसके लिए? नॉन बैंक एंटिटीज के लिए, फिनटेक्स के लिए। बेसिकली कौन से रूल्स? आउटवर्ड रेमिटेंस रूल्स। आउटवर्ड रेमिटेंस क्या होता है? जब इंडिया से बाहर पैसा जाता है, चाहे वो फीस के टर्म में हो या ट्रैवल जब आप बाहर करते हो, ठीक है, उस टर्म में हो, जब भी इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है तो उसे आउटवर्ड रेमिटेंस आप कहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे चेंजेस क्या लाए हैं? ये चेंजेस आपके नॉन बैंक एंटिटीज के लिए हैं, जैसे फिनटेक हो गया, ठीक है, या आपके अदर नॉन बैंक प्लेटफॉर्म्स जो हो गए उनके लिए, कि जब भी वो बेसिकली क्या होता है, जो फिनटेक कंपनीज है, ठीक है, इनको आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए पार्टनरशिप करनी होती है ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के साथ, ठीक है, जो इनको बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनके थ्रू ये आउटवर्ड रेमिटेंस करते हैं। ठीक है, अब ये पार्टनरशिप करने से पहले इनको जो है आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ता था। ठीक है, इनको प्रायर अप्रूवल लगता था आरबीआई का, और आरबीआई अप्रूव करेगा, परमिशन देगा, तभी ये पार्टनरशिप कर पाएंगे ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के साथ आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए। अब इन्होंने ये चीज हटा दी है। इन्होंने क्या बोला है? अब ये डायरेक्टली जो है टाई अप कर सकते हैं आपके ऑथराइज्ड बैंक के साथ विदाउट वेटिंग फॉर आरबीआई परमिशन। यहाँ पे बेसिकली क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? जो आरबीआई से आरबीआई की परमिशन जो लेनी होती थी, राइट, तो ये अप्रूवल के लिए भेजेंगे, जब अप्रूवल आएगा, ठीक है, अप्रूवल आने में टाइम लग सकता है, राइट, सो उस डिले को हटाने के लिए यहाँ पे आरबीआई ने जो है परमिशन अपनी वो कर दी है कि अब कोई जरूरत नहीं है मेरे से परमिशन लेने की, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे ये किस पे अप्लाई होता है? इट अप्लाइज टू द क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड रेमिटेंस ऑफ फंड्स फॉर नॉन ट्रेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, जिसमें चैनल्स कौन कौन से इंक्लूडेड है? जैसे वेबसाइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, मोबाइल एप्स विच इज ऑपरेटेड बाय योर थर्ड पार्टी एंटिटीज, राइट। नाउ अब यहाँ पे जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक है, इनको जो है दे मस्ट कंप्लाई विद द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसका जो फेमा एक्ट है, इसके तहत उनको सारे जो कंडीशन है वो अप्लाइड होनी चाहिए ऑथराइज बैंक की। ठीक है, एंड मैंडेटरी केवाईसी ड्यू डिलिजेंस जो है ये चीज होनी चाहिए, और कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बैंक ने यहाँ पे क्या बोला है? बैंक मस्ट इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट द एग्जैक्ट फॉरेन एक्सचेंज अमाउंट टू बी क्रेडिटेड एंड मैक्सिमम टाइम कितना वहां पे लगेगा फॉर द बेनिफिशियरीज टू रिसीव द फंड। तो ये सब चीजें उन्हें बतानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्गन स्टैनले ने रिसेंटली रिवाइज किया है इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 टू -% इन इट्स लेटेस्ट मिड ईयर आउटलुक फॉर इंडिया। सो इनकी जो है मिड ईयर आउटलुक रिपोर्ट जो है आई थी, जिसमें मॉर्गन स्टैनले ने फाइनेंशियल ईयर 2027 की रियल जीडीपी जो है वो इंक्रीज करके 6.7% बताई है। पहले ये इन्होंने 6.2% पे जो है प्रीवियस प्रोजेक्शन दी थी, एंड नाउ 50 बेसिस पॉइंट जो है इन्होंने अभी इसे बढ़ाया है, इंक्रीज किया है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बोला गया था इस रिपोर्ट में? इसमें प्रोजेक्ट किया गया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए 7% पे। इन्फ्लेशन जो है ये बताया है एक्सपेक्टेड टू एवरेज ऑफ 4.7% फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये इन्होंने बताया है 11.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन दी फाइनेंशियल ईयर 2027। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। मॉर्गन स्टैनले के चेयरमैन एंड सीईओ है टेडपेक, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है, और 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक पार्टनर्ड विद वीजा टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट $, डिनोमिनेटेड डेबिट कार्ड फॉर एनआरआई कस्टमर्स। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने वीजा के साथ मिलकर लॉन्च किया है नया डेबिट कार्ड एनआरआई कस्टमर्स के लिए? सो इट इज लॉन्च बाय योर आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने इसको लॉन्च किया है। एंड ये जो कार्ड है इट इज लॉन्च थ्रू दी आईसीआईसीआई बैंक्स आईएफएससी, जो गिफ्ट सिटी में इसकी ब्रांच है, उसके थ्रू ये आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये कार्ड है आपका डेबिट कार्ड, इसको लिंक किया, बेसिकली ये लिंक्ड है आपका आईसीआईसीआई बैंक्स यूएसडी ग्लोबल सेविंग अकाउंट के साथ। यहाँ पे जो एनआरआई है, ठीक है, बेसिकली इट विल इनेबल एनआरआई कस्टमर्स टू रिटेन अर्निंग इन देयर यूएस डॉलर। ठीक है, इनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इंडियन रुपीज में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एनआरआई जो है दे कैन स्पेंड डायरेक्टली इन दी यूएस डॉलर। कोई फॉरेन एक्सचेंज मार्कअप फी यहाँ पे नहीं लगेगी, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, प्रीवियसली क्या होता था, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है इसमें 3.5% करेंसी मार्कअप फी लगती थी, अब ये 0 कर दी गई है। मतलब इस डेबिट कार्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या फीचर्स हैं? इट इज इक्विप्ड विद द EMV चिप इनेबल टेक्नोलॉजी। यूरोपे मास्टर कार्ड वीजा स्टैंडर्ड जो है चिप इनेबल्ड टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है, जो सपोर्ट करता है ATM विड्रॉल्स, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन एंड ई-कॉमर्स पेमेंट। ये सारी चीजें सपोर्ट करता है ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक रिसेंटली लॉन्च द FD बैक्ड बिजनेस मल्टीप्लायर मेटल क्रेडिट कार्ड फॉर फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स एंड बिजनेस ओनर। तो रिसेंटली आपका जो IDFC फर्स्ट बैंक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है FD बैक्ड बिजनेस मल्टीप्लायर मेटल क्रेडिट कार्ड फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स एंड बिजनेस ओनर्स के लिए। और जो ये मेटल कार्ड है इसमें बिजनेस नेम और कार्ड होल्डर का जो नाम है वो मेंशन मतलब डिस्प्ले होगा। साथ में ही मिनिमम FD रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे चाहिए वो है आपके 50,000 की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एंड भूटान स्टेट ओन्ड यूटिलिटी ड्रू ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइन एन MOU टू एस्टैब्लिश क्लीन एनर्जी कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क एम्ड एट डेवलपिंग हाउ मच क्लीन एनर्जी कैपेसिटी इन भूटान। तो रिसेंटली इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन टाटा पावर कंपनी और भूटान की आपका ड्रूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के बीच में MOU साइन हुआ है, और इसके लिए क्लीन एनर्जी कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क को बेसिकली डेवलप करने के लिए, और इसमें आपका जो कैपेसिटी है वो 5000 मेगावाट की बताई गई है। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सिग्नेटरीज हैं डॉक्टर प्रवीण सिन्हा जो MD एंड CEO है TPCL के, दाशो चेवांग रिनजिन जो MD है आपके DGPC की। ठीक है, अब ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे थ्रू दी टाटा पावर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एंड इसका एम है टू बिल्ड अ स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर भूटान क्लीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल पावर सेक्टर। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट की, तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड जो है ये टेक्निकल एक्सपर्टीज, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्स मटेरियल, एक्रीडेशन सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। एंड जो भूटान की ऑर्गेनाइजेशन है इट विल ओवरसी ट्रेनिंग मोबिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट एंड इंश्योर करेगी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो प्रोग्राम्स का विद इन भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कोऑपरेटिव बैंक्स सिटिंग पुअर वेल्थ, पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, इनएडुकेट कैपिटल एंड रेगुलेटरी वायलेशन। तो RBI ने रिसेंटली इनमें से एक बैंक का जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया है पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, इनएडुकेट कैपिटल और रेगुलेटरी वायलेशंस की वजह से। और ये कौन सा बैंक है? इट इज योर मुंबई बेस्ड बैंक यशवंत कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, यशवंत कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस यहाँ पे कैंसिल हुआ है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस। जो एलिजिबल डिपॉजिटर है ऑफ दिस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इनको बेसिकली क्लेम इंश्योरेंस जो इनका है मैक्सिमम ₹5 लाख का थ्रू द DICGC इनसे यहाँ पे क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, तो जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएंगे लिक्विडेशन प्रोसेस, उसके बाद ये आराम से अपना जो पैसा है वो ले सकते हैं अप टू 5 लाख रुपीज का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, इन्होंने रिसेंटली MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया है विद विच बैंक टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड डीलर फाइनेंसिंग स्कीम इन दी ऑटोमोटिव सेक्टर। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी द्वारा ये अग्रीमेंट साइन हुआ है DBS बैंक के साथ। ठीक है, और यहाँ पे इस फ्रेमवर्क के तहत जो डीलर्स हैं दे विल बी इवैल्यूएटेड एंड रैंक्ड बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस पैरामीटर, ESG पैरामीटर्स पे इनको जो है इवैल्यूएट किया जाएगा और रैंकिंग दी जाएगी। एंड जो ESG क्राइटेरिया है दे आर डिफाइंड अंडर द महिंद्रास ग्रीन डीलरशिप प्रोग्राम
एंड पैरामीटर्स जो हैं दे विल बी जॉइंटली डेवलप्ड बाय दी योर महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी एंड डीबीएस बैंक इंडिया, राइट। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें डीलर्स जो हैं दे विल बी असिस्ट ऑन दी मॉनिटरिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है, वाटर कंजप्शन लेवल्स क्या हैं, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, अवेलेबिलिटी ऑफ अ पब्लिक ईवी चार्जिंग फैसिलिटीज एंड अदर सस्टेनेबिलिटी लिंक डीलरशिप ऑपरेशंस को यहाँ पे बेसिकली उनकी परफॉर्मेंस बेसिकली ऐसे चेक की जाएगी, राइट। अब यहाँ पे ग्रीन फाइनेंसिंग बेनिफिट की बात करें तो जो डीलर्स हैं जो बेसिकली क्राइटेरिया आपका मैच करेंगे प्लस सेल्स टारगेट, दे विल रिसीव प्रेफरेंशियल कॉमर्शियल बेनिफिट्स एंड जो बेनिफिट्स हैं दे विल बी अप्लाई ऑन अ लोन्स यूज्ड फॉर परचेसिंग पैसेंजर एंड कॉमर्शियल व्हीकल्स फ्रॉम महिंद्रा, राइट। सो यहाँ पे ये बेसिकली इस टाइप से आपका जो है क्राइटेरिया रहेगा और इस पे जो फुलफिल करेगा और उसको बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जो है इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट रियल टाइम नोटिस वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म नेम्ड। सो सीबीआई ने रिसेंटली आपका रियल टाइम नोटिस वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है जिसका नाम है अभय, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपका पूछा जा सकता है विच इज AI बेस्ड हेल्प बॉट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ योर नोटिस, राइट। इसका मेन पर्पस क्या है लॉन्च करने का, ठीक है, इसका मेन पर्पस है हेल्प करना सिटीजंस को आइडेंटिफाई करने के लिए फेक नोटिसेस विच आर इशूड इन द नेम ऑफ सीबीआई, ठीक है। जैसे आपका जैसे फेक अरेस्ट वाला आजकल डिजिटल अरेस्ट वाला जो है बहुत चला हुआ है, फेक कॉल करते हैं और आपको डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं और पैसा गायब कर देते हैं, ठीक है। तो उसी चीज के लिए आपका जो है जैसे कभी पुलिस के नाम पे कॉल आ जाती है, कभी किसी और ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आ जाएगी, मतलब गवर्नमेंट वालों के, भाई इनकम टैक्स से बात कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट कर दो, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत हो रही हैं, तो ये फेक चीजें आपकी हो रही हैं, राइट। तो इस चीज को रोकने के लिए सीबीआई जो है उन्होंने ये आपका जो बॉट है, ठीक है, हेल्प बॉट, इसको लॉन्च किया है, ठीक है। ये ऑपरेट करेगा 24/7 बाय द ऑफिशियल सीबीआई वेबसाइट। सिटीजन जो है ये अपलोड कर सकते हैं सस्पेक्टेड नोटिस आफ्टर ओटीपी वेरिफिकेशन, मतलब इस प्लेटफॉर्म में आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आप इजीली अपलोड कर पाएंगे, ठीक है, जो भी नोटिस होगा। द AI सिस्टम इंस्टेंटली चेक वेदर द नोटिस इज जेन्युइन और फ्रॉडुलेंट, ठीक है। तो ये आपका अच्छा वाला काम करेगा इसमें। इसके साथ यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो AI पावर्ड हेल्प चैटबॉट है, डिटेक्ट करेगा फॉर्ज नोटिस को विच इज इशूड इन द नेम ऑफ सीबीआई, पुलिस, कस्टम, अदर गवर्नमेंट बॉडीज, राइट। It will provide guidance on the cyber fraud reporting and also promote safe digital practices for the citizens, right? Now next question है, according to the United Nations Department of Economic and Social Affairs, that is UNDSA report, World Economic Situation and Prospect 2026, India's GDP forecast for financial year 2027 was revised down to, तो अभी यूएनडीसा की रिपोर्ट जो आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2026, इसमें इंडिया की जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2027 की, इसको थोड़ा कम किया गया है, रिवाइज किया गया है एंड नाउ इट इज 6.4%, ठीक है, 6.4% फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है वो ग्लोबल इकोनॉमिक मॉनिटरिंग ब्रांच इन इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी डिवीजन ऑफ यूएनडीसा जो है इनके द्वारा प्रिपेयर की गई है। साथ में ही फाइनेंशियल, अभी हमने फाइनेंशियल ईयर 2027 की यहाँ पे जो है जीडीपी प्रोजेक्शन पढ़ा, अभी 28 की बात करें तो 6.6% इन्होंने बताई है। इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है फाइनेंशियल ईयर 2027 में 4.9% रहेगा। ग्लोबल प्रोजेक्शन की बात करें तो एज पर दिस रिपोर्ट जो प्रोजेक्शन बताई गई है वो 2.5% की बताई गई है 2026 में और 27 में 2.8% की, ठीक है। यूएनडीसा की बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की तो इसके अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स हैं ली जुनहुआ। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में लोकेटेड है और इसे 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया की क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी जो है ICRA, इन्होंने रिसेंटली प्रोजेक्ट किया है इंडिया के जीडीपी फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 टू %। कितना परसेंट प्रोजेक्शन किया है ICRA ने, तो ये आपका किया है आपका 6.2%, ठीक है। कितना आपका यहाँ पे जो है प्रोजेक्शन बताई गई है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.2%, जो 30 बेसिस पॉइंट आपका कम की गई है, पहले ये 6.5% जो है इन्होंने बताई थी, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की 7.5% बताई है, फाइन। Next is the Reserve Bank of India cancelled the banking license of which cooperative bank with effect from 12th May 2026 under the section 22(4) and 56 of the Banking Regulation Act 1949. So RBI ने recently
आपका महाराष्ट्र का एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसका नाम है सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक। इसका लाइसेंस रिसेंटली कैंसिल किया है ड्यू टू इनएडिक्वेट capital, weak earning prospects, inability to fully repay depositors and non-compliance with the capital adequacy and licensing requirement। ठीक है, सो इस वजह से इनका जो लाइसेंस है वो आरबीआई द्वारा कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक recently launched new portfolio of 4 credit cards to strengthen its retail credit card business in tier 1 and tier 2 cities. Which of the following is not a part of this portfolio? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 4 आपके क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। ठीक है, एक है अनंता, दूसरा है लक्ष्य, तीसरा है तेजस और चौथा है प्रथमा। ठीक है, ये 4 वेरिएंट इन्होंने लॉन्च किए हैं अपने क्रेडिट कार्ड के। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, AU समृद्धि इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड वेरिएशन, राइट। अब जो वेरिएशन यहाँ पे इन्होंने वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च किए हैं AU अनंता, ये एफिलिएट अचीवर्स के लिए हैं जो प्रीमियम ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल पर्क्स, बेसिकली इसमें ये बेनिफिट करेगा इनको। ठीक है, AU लक्ष्य जो है ये जेंसी एंड मिड करियर प्रोफेशनल्स के लिए लॉन्च किया गया है। AU तेजस जो है यंग सैलरीड कस्टमर्स के लिए, एंड AU प्रथमा आपका है फर्स्ट टाइम क्रेडिट यूजर्स के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, Ministry of Finance approved which UAE based banks $3 billion proposal to acquire 49% to 74% stakes in the RBL Bank। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है UAE के एमिरेट्स NBD बैंक को। ठीक है, इनके बेसिकली प्रपोजल को $3 बिलियन के किस चीज के लिए, 49% से 74% स्टेक्स को एक्वायर करने के लिए हमारे RBL बैंक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूडेंशियल प्लेग जो ये कंपनी है इसने रिसेंटली अनाउंस किया है इनका प्लान टू एक्वायर 75% स्टेक इन विच कंपनी, डील वैल्यूड एट अराउंड 3,500 करोड़ विच इज अप्रोक्सीमेटली $389 मिलियन। तो प्रूडेंशियल प्लेग जो है इस कंपनी ने इन्होंने अपना प्लान अनाउंस किया है, 75% स्टेक जो है एक्वायर करेंगे भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। ठीक है, प्रूडेंशियल जो है ये बेसिकली बाय करेगा कंट्रोलिंग स्टेक फ्रॉम भारतीय लाइफ वेंचर प्राइवेट लिमिटेड 60% के, एंड रिमेनिंग जो है दे विल रिमेनिंग फ्रॉम द फंड्स मैनेज बाय द 361 एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, तो बेसिकली 60 इससे और 15 इससे ये एक्वायर करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज रेटिंग जो अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने रिसेंटली रिलीज किया है इनका लेटेस्ट ग्लोबल मैक्रो आउटलुक मई 2026 अपडेट, रिवाइजिंग इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर कैलेंडर ईयर 2026 डाउनवर्ड बाय 80 बेसिस पॉइंट टू। तो अभी इन्होंने क्या किया है, कैलेंडर ईयर 2026 का जो जीडीपी है, इंडिया का जीडीपी, वो जीडीपी प्रोजेक्शन वो इन्होंने यहाँ पे बताई है, एंड अभी इन्होंने इसे डिक्रीज किया है टू दी 6%। ठीक है, 80 बेसिस पॉइंट से इन्होंने जो है इसे कम किया है और नाउ इट इज 6% जो इन्होंने प्रोजेक्ट की है, और कैलेंडर ईयर 2027 के लिए भी इन्होंने 6% ही प्रोजेक्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, सेबी ने रिसेंटली एक मैकेनिज्म यहाँ पे लॉन्च किया है जिसका नाम है गरुड़ा। ठीक है, टू स्पीड अप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम, स्पीड अप करने के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम को गरुड़ा मैकेनिज्म सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। अब गरुड़ा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है, ग्रीन चैनल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये आपका गरुड़ा मैकेनिज्म का फुल फॉर्म है, गरुड़ा का फुल फॉर्म है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो अभी हमने पढ़ा कि जो है स्पीड अप करना, एक्सिलरेट करना लॉन्च एंड अप्रूवल जो है, लॉन्च एंड अप्रूवल प्रोसेस जो है आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम्स के। ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन करेगा प्रोसेसिंग ऑफ प्लेसमेंट मेमोरेंडम्स फाइल्ड विद सेबी एंड फर्दर ईज आपका फंड रेजिंग बाय द AIFs, राइट। वेटिंग पीरियड यहाँ पे करंट 30 वर्किंग डेज का है और प्रपोज किया है कि ये आपका 10 दिन का हो जाए। ठीक है, फॉर अ नॉन एक्रेडिटेड इन्वेस्टर स्कीम। ठीक है, साथ में ही ये अलाउ करेगा एंजल फंड्स एंड एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स ओनली स्कीम्स टू बिगिन फंड रेजिंग ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द फाइलिंग डॉक्यूमेंट विद द रेगुलेटर। दैट मीन्स कि फाइल करने के बाद आपका सेबी के साथ। ठीक है, डायरेक्ट फाइलिंग की बात करें तो यहाँ पे जो आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर होंगे, दे कैन डायरेक्टली फाइल योर प्रोसेसिंग ऑफ प्लेसमेंट मेमोरेंडम्स डायरेक्टली विद दी सेबी। ठीक है, डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा नोट करना है जो मर्चेंट बैंकर होंगे, ठीक है, मर्चेंट बैंकर ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जो है वो अब यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है बाय अंडरटेकिंग फ्रॉम दी AIFs मैनेजर, CEO एंड कंप्लायंस ऑफिसर, राइट। साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है, फॉर द फर्स्ट टाइम स्कीम्स लॉन्च परमिशन विल बी ग्रांटेड either from the date of SEBI registration और after the 10 working days from filing, जो भी आपका later होगा। ठीक है,
Now question here is, under the proposed Garuda mechanism, the waiting period for accredited investor scheme to roll out after filing placement memorandums will be reduced from 30 working days to, तो अभी हमने पढ़ा 30 वर्किंग डेज टू, ये आपका 10 वर्किंग डेज किए जाने की बात की है यहाँ पे, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रिलीज इट्स लेटेस्ट EcoRap रिसर्च रिपोर्ट प्रोजेक्टिंग इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ इन द fourth quarter that is January to March of financial year 2026 at nearly, तो एसबीआई द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है EcoRap रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें प्रोजेक्ट किया गया है इंडिया की जो रियल जीडीपी आपकी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ जो आपकी है Q4 ऑफ फाइनेंशियल 2026 की, ये बताई गई है 7.2%। पहले ये 7.3% बताई गई थी, अब इसको जो है डिक्रीज करके 7.2% बताया गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया था जीडीपी प्रोजेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2027 का 6.6% पे, साथ में ही मेंशन किया गया था इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है इट इज एस्टिमेटेड एट अराउंड 12.2%, व्हाइल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 इट इज प्रोजेक्टेड एट नियरली 11%, राइट। इसके अलावा बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो है फॉर scheduled commercial banks, ये भी इंक्रीज हुआ है एंड इट इंक्रीज टू 16.1%, ओके। Now next आपका क्वेश्चन है, द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पार्टनर्ड विद विच पेमेंट बैंक टू लॉन्च co-branded रुपे on the go national common mobility card NCMC card for seamless digital payment and metro travel across India. So दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अभी पार्टनरशिप किया है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ, किस चीज के लिए, लॉन्च करने के को ब्रांडेड रुपे ऑन द गो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को, ठीक है, ताकि सीमलेस डिजिटल पेमेंट की जा सके, ठीक है, और मेट्रो में इजीली ट्रैवल किया जा सके अक्रॉस द इंडिया, ओके। यहाँ पे आप कार्ड की इमेज देख सकते हैं। Now next आपका क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली साइन एन MOU विद विच इंस्टीट्यूशन टू एनहांस कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल बैंकिंग। सो आरबीआई ने रिसेंटली जो है यूरोप सेंट्रल बैंक के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है, ठीक है, किस चीज के लिए, ताकि कॉपरेशन जो है सेंट्रल बैंकिंग के, बेसिकली कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल बैंकिंग जो है वो और एनहांस की जा सके, वो और एडवांस की जा सके, ठीक है। इसके लिए ये अग्रीमेंट साइन किया था डॉक्टर संजय मल्होत्रा जो हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के, एंड क्रिस्टीन लेगार्डे जो प्रेसिडेंट है आपके यूरोपियन सेंट्रल बैंक के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹31.80 लाख ऑन विच बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद द सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू नो योर कस्टमर, दैट इज KYC नॉर्म्स। सो आरबीआई द्वारा रिसेंटली 80 लाख का जो है अमाउंट, बेसिकली पेनल्टी जो है, मॉनेटरी पेनल्टी वो लगाई गई है ऑन द येस बैंक, ठीक है। येस बैंक पे ये पेनल्टी लगी है क्योंकि इन्होंने जो आरबीआई के नॉर्म्स होते हैं वो फुलफिल नहीं किए रिगार्डिंग और रिलेटेड टू KYC, ठीक है, नो योर कस्टमर नॉर्म्स जो होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ही 1.80 लाख की पेनल्टी लगाई गई है ऑन दी हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस फॉर नॉन कंप्लायंस विद आरबीआई डायरेक्शन। सेम यहाँ पे भी आरबीआई के डायरेक्शन फॉलो ना करने के लिए हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस पे पेनल्टी पड़ी है, लगाई गई है 1.80 लाख की, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, as per the report titled India Forward Emerging Prospectus, India's GDP growth for financial year 2027 is projected at. So recently S&P and क्रिसल रेटिंग जो है इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी इंडिया फॉरवर्ड इमर्जिंग प्रोस्पेक्ट्स नाम से, ठीक है। इन्होंने जॉइंटली इस रिपोर्ट को लॉन्च किया था और इसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट की गई है फाइनेंशियल ईयर 2027 की 6.6%, ठीक है। पहले ये आपका जो है 7.1% बताई गई थी, नाउ ये रिड्यूस कर दी गई है 50 बेसिस पॉइंट से, ठीक है, एंड ये आपके 6.6% बताई गई थी। इसके अलावा इन्होंने रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बताया है एवरेज ऑफ 5.1%, ये आपका रहेगा, ठीक है, विच इज इंक्रीज फ्रॉम 2% इन दी फाइनेंशियल ईयर 2026। एंड करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये एक्सपैंड होगा 0.8% ऑफ जीडीपी से 2.2% इन दी फाइनेंशियल ईयर 2027। ये सब चीजें इस रिपोर्ट में बताई गई थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, साइबर सुरक्षा .ai सेटअप बाय सेबी। सेबी ने सेटअप किया है डेडिकेटेड टास्क फोर्स जिसका नाम रखा गया है साइबर सुरक्षा .ai। मेन पर्पस क्या है, इवेल्युएट करना साइबर सिक्योरिटी रिस्क को विच इज अराइजिंग फ्रॉम द एडवांस AI टूल्स एंड स्ट्रेंथन करना साइबर रेसिलेंस इन फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है।
इसका फोकस रहेगा एक्सेस करने में थ्रेट्स लिंक टू एआई ड्रिवन वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन टूल जैसे आपका क्लॉड माइथोस है, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आपके इस टास्क फोर्स में रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन से, क्वालिफाइड रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट से, रेगुलेटेड एंटिटी से एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। ये इस टास्क फोर्स में आपके हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? एक्सेस करना है साइबर सिक्योरिटी रिस्क को फ्रॉम एआई बेस्ड मॉडल्स, डेवलप करना यूनिफॉर्म मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज एंड फैसिलिटेट करना शेयरिंग ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंस, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड साइबर रिस्पॉन्स प्लेबुक्स, ठीक है। साथ में ही ये प्रमोट करेगा रिपोर्टिंग ऑफ अ साइबर इंसिडेंट, malicious एक्टिविटीज एंड vulnerabilities को, एंड ये रिव्यू करेगा साइबर सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर जिसमें आपका एनपैनल्ड वेंडर्स इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोली है जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं इनको इंस्ट्रक्ट किया गया है टू अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन विद लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस, ठीक है। जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो बेसिकली आप अपडेटेड रखें। कंडक्ट करना रेगुलर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को एंड सिक्योरिटी ऑडिट्स को, स्ट्रेंथन करना एपीआई सिक्योरिटी, इंप्लीमेंट करना स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग सिस्टम्स एंड एक्सेलरेट करना ऑनबोर्डिंग ऑफ अ मार्केट सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड बाय योर स्टॉक एक्सचेंजेस, ओके। नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। एज पर इट्स सिक्योरिटी एडवाइजरी सेबी डायरेक्टेड रेगुलेटेड एंटिटीज टू, क्या क्या डायरेक्शन दिए हैं? पहला, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन जो हैं वो लेटेस्ट वर्जन आप जो है अपडेट कर लें, ठीक है। दूसरा कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो है और ऑडिट जो है वो कंडक्ट करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। तीसरा, स्ट्रेंथन करना एपीआई सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। चौथा है ऑनबोर्ड करना मार्केट सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स को, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। जियो पेमेंट बैंक ने रिसेंटली अनाउंस किया है पार्टनरशिप विद विच फिनटेक प्लेटफॉर्म एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड टू स्ट्रेंथन लास्ट माइल डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज अक्रॉस रूरल एंड सेमी अर्बन इंडिया। सो रूरल एंड सेमी अर्बन इंडिया में बेसिकली डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जियो पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? आपकी इजी पे के साथ, ठीक है, एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड। तो ये याद रखना, ठीक है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड के तरह यहाँ पे इजी पे जो है वो एक्ट करेगा एंड इजी पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड के जो मर्चेंट्स होंगे दे विल एक्ट एज अ लोकल बैंकिंग टच पॉइंट्स और ये कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट जैसी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एंड इट विल बी प्रोवाइडेड थ्रू द आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे यूपीआई बेस्ड कैश विड्रॉल की फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करेंगे, ओके। Next question है which international financial institution launched the 70 billion US dollar initiative to expand energy and digital infrastructure across Asia Pacific by 2035? So इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 70 बिलियन यूएस डॉलर का बेसिकली जो इनिशिएटिव है बेसिकली इन्होंने लॉन्च किया है 70 बिलियन यूएस डॉलर का इनिशिएटिव किस चीज के लिए? एक्सपैंड करने के लिए एनर्जी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एशिया पैसिफिक रीजन में बाय विच ईयर? बाय 2035, ठीक है। इट इज डन बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एडीबी द्वारा इसको आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अब इसमें भी आपके दो प्रोग्राम है, दो इनिशिएटिव है, उनको डिस्कस करेंगे। पहली चीज ये जो अनाउंसमेंट की गई थी लॉन्च करने की वो 59th एनुअल मीटिंग में हुई थी समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है। और दो की प्रोग्राम की मैंने बात की, एक आपका है 50 बिलियन यूएस डॉलर पैन एशिया पावर ग्रिड इनिशिएटिव और दूसरा है 20 बिलियन यूएस डॉलर एशिया पैसिफिक डिजिटल हाईवे, ठीक है। इनकी बात करते हैं। सो पहला है पैन एशिया पावर ग्रिड इनिशिएटिव जिसका मेन एम क्या है? बेसिकली ये लिंक करेगा नेशनल एंड सब रीजनल पावर सिस्टम को फॉर इनेबलिंग सीमलेस क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। इसका टारगेट क्या है? बिल्ड करना 22,000 सर्किट किलोमीटर ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन, इंटीग्रेट करना 20 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इंप्रूव करना एनर्जी एक्सेस फॉर 200 मिलियन पीपल एंड क्रिएट करना आपका 8,40,000 जॉब्स एंड रिड्यूस करना एमिशन बाय 15%, ठीक है। तो ये पैन एशिया पावर ग्रिड इनिशिएटिव के टारगेट आपके थे। नेक्स्ट आपका इनिशिएटिव क्या है? एशिया पैसिफिक डिजिटल हाईवे जिसका एम है ब्रिज द डिजिटल डिवाइड एंड प्रिपेयर करना एआई ड्रिवन ग्रोथ आपका वाया फाइबर, सैटेलाइट एंड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? फर्स्ट टाइम ब्रॉडबैंड एक्सेस यहाँ पे मिलेगा 200 मिलियन पीपल को, ये इंप्रूव करेगा कनेक्टिविटी 450 मिलियन लोगों के लिए,
ठीक है। रिड्यूस करेगा कॉस्ट आपके रिमोट एरियाज में बाय 40% एंड इट विल क्रिएट 4 मिलियन जॉब्स। ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है एआई इनोवेशन सेंटर सेटअप करने के लिए, जो आपका सियोल साउथ कोरिया में होगा एंड इसके लिए 20 मिलियन यूएस डॉलर का कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया द्वारा। ठीक है, साउथ कोरिया द्वारा। ठीक है, साथ में ही ये ट्रेन करेंगे 3 मिलियन पीपल को डिजिटल एआई स्किल्स में बाय 2035 एंड प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव एआई एडॉप्शन। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टॉक एक्सचेंज रिसेंटली लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट सेगमेंट टू क्रिएट ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट गोल्ड ट्रेडिंग इकोसिस्टम। सो रिसेंटली आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है, एनएसई जो है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट सेगमेंट ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट गोल्ड ट्रेडिंग इकोसिस्टम के लिए। ठीक है, इट इज लॉन्च विद अप्रूवल फ्रॉम द सेबी। फाइन। नेक्स्ट आपकी न्यूज है एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है न्यू फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फैसिलिटी फॉर स्ट्रेंथनिंग एशियाज क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। ठीक है, एम क्या है? स्ट्रेंथन करना क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन एशिया एंड पैसिफिक में, राइट। फंडिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो दो विंडोज यहाँ पे आपके ऑपरेट करेंगे। एक है ग्रांट विंडो जो सपोर्ट करेगा अर्ली प्रोजेक्ट वर्क को। ठीक है, एंड इसमें कंट्रीब्यूशन आपका देखने को मिला है दो कंट्रीज का, जापान का विद 20 मिलियन यूएस डॉलर एंड यूके का विद 1.6 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव आपका है इसको लॉन्च किया गया था एडीबी की जो एनुअल मीटिंग थी, 59th एनुअल मीटिंग जो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, वहां पे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपकी विंडो आती है कैटालिटिक फाइनेंस विंडो, जिसे डिजाइन किया गया है मोबिलाइज करने के लिए को फाइनेंसिंग एंड रिस्क शेयरिंग को। ठीक है, फ्रॉम पार्टनर्स, और इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका कोरियन एग्जिम बैंक का 500 मिलियन यूएस डॉलर एंड सेम कंट्रीब्यूशन रहेगा कोरिया ट्रेड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, केशोर का। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल डेटाबेस की बात करें तो एडीबी ने स्टैब्लिश किया है क्रिटिकल मिनरल डेटाबेस। पर्पस क्या है? एनहांस करना ट्रांसपेरेंसी एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द global supply chain and it will support knowledge sharing and monitoring for sustainable and mineral development. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। इन्होंने रिसेंटली इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्च किया है, मार्किंग द कंट्रीज एंट्री इनटू अ रेगुलेटेड वेदर रिस्क ट्रेडिंग मार्केट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट? सो ये जो बेसिकली इन्होंने पहला एक्सचेंजेस ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, इसका नाम रखा गया है रेन मुंबई। ठीक है, रेन मुंबई इसका नाम रखा गया है एंड इट इज लॉन्च बाय द नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। ओके, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा आपका 1 जून 2026 से एंड इट इज डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट बिजनेस और इन्वेस्टर्स फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस व्हिच इज कॉज्ड बाय योर अनयूजुअल रेनफॉल पैटर्न्स इन मुंबई एंड नियर बाय एरियाज, राइट। इसे डेवलप किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा इसको डेवलप किया गया है एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये यूज करेगा टिक साइज ऑफ 1 मिलीमीटर विद अ लॉट ऑफ मल्टीप्लायर ऑफ 50 पर mm। तो 1 टिक इज योर 1 mm रेनफॉल डेविएशन जो होता है आपका। ठीक है, अगर ये 5 mm होगा तो इंटू 50 आप कर दो उसको। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर साइज जो है वो आपका 50 लॉट्स का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली एक प्लान जो है लॉन्च किया गया है बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा, माई हेल्थ केयर प्लान एच प्लस। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्लान है, कवरेज 5 लाख से 5 करोड़ तक रहेगा एंड इसे डिजाइन किया गया है रिड्यूस करने के लिए आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंसेस को विद फ्लेक्सिबल कस्टमाइजेबल एंड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के साथ। ठीक है, कवरेज क्या है? अनलिमिटेड री इंस्टेटमेंट विद इन अ सेम पॉलिसी ईयर, कवर करेगा हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरीज, आईसीयू चार्जेस, आयुष ट्रीटमेंट्स, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, ग्लोबल ट्रीटमेंट कवरेज, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज को। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये आपका अवेलेबल रहेगा 3 मंथ्स ऑफ एज, पॉलिसी टेन्योर रहेगा आपका अप टू 5 इयर्स तक का, लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी, फ्लेक्सिबल वेटिंग पीरियड ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, now question is which company launched the next edition health indemnity insurance plan my health care plan H plus? So it is launched by Bajaj General Insurance, right? नेक्स्ट आपकी न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया है अमेंडमेंट्स, ठीक है, टू दी फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2026। ठीक है, सो अभी फेमा का जो आपका बेसिकली अमेंडमेंट है वो यहाँ पे लाया गया है नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
एंड यहाँ पे अमेंडमेंट की गई है, चेंजेस किए गए हैं फेमा रूल्स 2019 में, और ये आपका इफेक्टिव है 2026 से, ठीक है। अब इसमें बोला क्या गया है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उन्होंने अलाउ किया है 100% FDI, 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्होंने अलाउ किया है इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज में एंड इंटरमीडियरीज में, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज और उनके इंटरमीडियरीज में वाया ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट में 100% FDI अलाउ किया है, बट कुछ कंडीशंस यहाँ पे आपकी रहेंगी, ठीक है। इट इज सब्जेक्टेड टू कंप्लायंस विद द इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड IRDAI अप्रूवल, ठीक है, अलाउ किया है 100% बट सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद दिस इंश्योरेंस एक्ट एंड IRDAI अप्रूवल, ठीक है। FDI लिमिट चेंजेस की बात करें तो पहले ये 74% FDI आपका यहाँ पे था, अब ये 100% FDI कर दिया गया है परमिटेड वाया ऑटोमेटिक रूट, राइट। ये एलिमिनेट करेगा नीड फॉर प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है। एक्सेप्शंस यहाँ पे है आपके, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है आपकी LIC में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, इट इज केप्ट एट 20% अंडर द ऑटोमेटिक रूट, तो ये याद रखना है, ठीक है। एलिजिबल एंटिटीज कौन कौन सी हैं, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस ब्रोकर्स, री इंश्योरेंस ब्रोकर्स, इंश्योरेंस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट एजेंट्स, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स, ठीक है, ये सारे एलिजिबल हैं। नाउ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो इंश्योरेंस कंपनी है विद अ फॉरेन ओनरशिप, ठीक है, ऐसी कंपनीज जहाँ पे फॉरेन ओनरशिप है, दे मस्ट इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर की मार्जिनल पर्सनल जो है वो रेजिडेंट इंडियन सिटीजन होने चाहिए, जैसे चेयरपर्सन जो है या MD जो है या CEO जो है वो रेजिडेंट इंडियन सिटीजन होने चाहिए, यहाँ के पर्सन होने चाहिए, ठीक है। रेगुलेटरी मॉनिटरिंग यहाँ पे इसकी बात करें तो क्या बोला गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड की गई है वाया ऑटोमेटिक रूट विच इज सब्जेक्टेड टू IRDAI अप्रूवल एंड वेरिफिकेशन, एंड IRDAI इंश्योर करेगा कंप्लायंस विद द इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड सेक्टोरल रेगुलेशन, राइट। इसके अलावा इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज जिनमें मेजॉरिटी फॉरेन ओनरशिप की है, दे मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड they should bring in latest technological, marginal and managerial and professional skills, ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई गई हैं यहाँ पे। Now question here is the foreign investment in the LIC, in the Life Insurance Corporation of India continues to be capped at what percentage under the automatic route? वैसे तो आपका FDI जो है 100% कर दिया गया है, बट LIC के लिए ये आपका 20% ही रखा गया है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर B. Now next question here, which company recently received its final authorization from RBI to operate as a prepaid payment instrument issuer under the Payment and Settlement System Act 2007? So इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसको फाइनल ऑथराइजेशन मिला है RBI की तरफ से कि वो ऑपरेट कर सकती है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट? इसको, इस कंपनी को, कौन सी कंपनी है ये आपकी? इट इज योर जिगजुक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसको ये बेसिकली अप्रूवल मिला है, और इसको 2025 में, ठीक है, मई 2025 में इसको जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था, अभी ये फाइनल अप्रूवल इसको मिला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट which is backed by SEBI signed an MOU with which institution under the Ministry of Corporate Affairs to strengthen cooperation in the corporate governance and environmental, social and governance practices. तो रिसेंटली NISM जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट जो है, इन्होंने MOU साइन किया है विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, स्ट्रेंथन करने के लिए कॉर्पोरेशन इन दी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ESG प्रैक्टिसेस, राइट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन करना कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च, पॉलिसी डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इन दी सिक्योरिटीज मार्केट एंड कॉर्पोरेट रेगुलेशन, एंड प्रमोट करना ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम को, राइट। इसके साथ ही अब बात करते हैं NISM के डायरेक्टर की, इनका नाम है शशि कृष्णन, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है, विच पेमेंट बैंक रिसेंटली लॉन्च द डेडिकेटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग अकाउंट टू एम्पावर विमेन लेड माइक्रो एंटरप्राइजेस अक्रॉस रूरल इंडिया? सो इनमें से कौन सा पेमेंट बैंक है जिसके द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग अकाउंट जो है लॉन्च किया गया है आपको, मतलब विमेन लेड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, बेसिकली इनको एम्पावर करने के लिए, ठीक है, विमेन्स के लिए लॉन्च किया गया है, एंड इट वाज लॉन्च बाय द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ओके।
So answer here is option number A, and this initiative is linked with the National Rural Livelihood Mission NRLM under the Ministry of Rural Development, which is supported by NABARD. ठीक है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन NABARD का फुल फॉर्म क्या है. ओके, नाउ डिटेल में बात कर लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग अकाउंट की. ठीक है, ये जो अकाउंट है ये बेसिकली लॉन्च किया गया है एडवांस फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एंड एम्पावर करने के लिए वेमेन लेड माइक्रो एंटरप्राइजेस जो आपके हैं अक्रॉस द रूरल इंडिया. राइट, इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेगा इस अकाउंट में. तो जीरो बैलेंस जीरो चार्जेस अकाउंट रहेगा. यहाँ पे मंथली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, फ्री कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स होंगे, नो क्लोजर चार्जेस एंड नो QR कार्ड चार्जेस एंड 1 फ्री मंथली स्टेटमेंट्स यहाँ पे आप ले सकते हैं. पेपरलेस डिजिटल ऑनबोर्डिंग होगा वाया पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन एंड ग्रामीण डाक सेवक. ठीक है, नाउ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो मैक्सिमम बैलेंस जो यहाँ पे अलाउड आपका है अकाउंट डेटा एंड इंटरेस्ट की बात करें तो मैक्सिमम बैलेंस 2 लाख का यहाँ पे अलाउड है. ठीक है, और जो इंटरेस्ट है ये आपको 2% यहाँ पे मिलेगा अप टू 1 लाख रुपीज एंड 2.25% बिटवीन 1 to 2 लाख. ठीक है, ये इसका क्वार्टरली इंटरेस्ट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है NPCI भारत बिल पे लिमिटेड विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ NPCI. ठीक है, it has partnered with which fintech firm to launch a unified switch and software development kit that is SDK for its banking connect platform. तो इनमें से कौन सा आपका जो है फिनटेक प्लेटफॉर्म है जिसने पार्टनरशिप की है NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के साथ किस चीज के लिए? यूनिफाइड स्विच एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के लिए. ठीक है, सो इट इज डन बाय द जस्ट पे. ठीक है, now next is Paras Defense and Space Technology Limited recently signed an MOU with which companies to collaborate on advanced anechoic chamber projects in India. So recently Paras Defense and Space Technology जो है इनका जो है agreement sign हुआ है, MOU sign हुआ है with the Complus System Private Limited and JV Micronics जो है इनके साथ ये agreement इनका sign हुआ है, ये MOU इनका sign हुआ है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस आपकी कंपनी है. ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है एक प्लान विच इज शुभ हेल्थ क्रिटी अ यूलिप डिजाइन to build an market linked health fund. The plan is available to individuals in a age group of. So Tata AIA लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है इनके द्वारा शुभ हेल्थ क्रिटिक प्लान लॉन्च किया गया है जो जिसमें एलिजिबल जो एज है आपकी, ठीक है, वो कितनी है? 18 से 65 ईयर्स तक का ये आपका एज यहाँ पे बताई गई है. ठीक है, इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव है बिल्ड करना मार्केट लिंक्ड हेल्थ फंड लॉन्ग टर्म मेडिकल नीड्स के लिए एंड ये कवर करता है आपकी ओवर 60 क्रिटिकल इलनेसेस को. साथ में ही एलिजिबिलिटी अभी हमने पढ़ा कि एज कितनी रहनी चाहिए? 18 से आपका जो है 65 ईयर्स तक ये रहनी चाहिए. ठीक है, बेनिफिट्स की बात करें तो ये प्रीमियम वेवियर है ऑन दी डेथ एंड डिसेबिलिटी, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर यहाँ पे रहेगा, टर्मिनल इलनेस बेनिफिट विद अ टर्म बूस्टर, डुअल लाइफ कवर फॉर फैमिली एंड रिटर्न ऑफ हेल्थ बॉडी प्रीमियम्स. ठीक है, इफ ऑप्टेड. तो ये सारे बेनिफिट्स आपके यहाँ पे इस प्लान में प्रोवाइड कर रहा है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द सेबी ऑपरेशनलाइज द पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी दैट इज प्रवा framework to enhance transparency in performance claims made by the market intermediaries. Under this framework, which organization has been granted recognition as a प्रवा? ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कौन सी इनमें से आपकी जो है कंपनी है जिसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यहाँ पे बेसिकली बनाया गया है इस फ्रेमवर्क के तहत. ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज केयर रेटिंग लिमिटेड. ठीक है, ये आपकी प्रवाह की एजेंसी बेसिकली रहेगी. ठीक है, जो यहाँ पे ग्रांट करेगी रिकॉग्निशन. राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. अब प्रवाह जो है इसका पायलट फेज आपका पिछले साल दिसंबर 2025 में जो है ये लॉन्च किया गया था और 4 मई से ये जो प्रवाह है इसने अपनी जो रेगुलर बेसिस पे सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी हैं मई से. ठीक है, नाउ एक और चीज यहाँ पे आपका जो प्रवाह डेटा सेंटर है वो भी सेलेक्ट किया गया है. तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE जो है ये आपका जो है फंक्शन करेगा एज अ प्रवाह डेटा सेंटर. ठीक है, अब यहाँ पे इनके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं जो आपकी रेटिंग एजेंसी है. ठीक है,
और आपका जो प्रभा डेटा सेंटर है इनके लिए भी कंडीशंस हैं, जैसे CRA जो है आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है, केयर रेटिंग एजेंसी बेसिकली जो आपका है। सो ये आपका इसके लिए मिनिमम 15 साल का ऑपरेशन होना ज़रूरी है, ठीक है, और 100 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, रेटिंग्स फॉर 250 प्लस इंश्योरर एंड इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिएड्रेसल सिस्टम विद ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, राइट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी ये जो है एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रभा डेटा सेंटर जो है इसके लिए मिनिमम 15 ईयर्स का ऑपरेशन होना चाहिए, 200 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए, नेशन वाइड टर्मिनल्स एंड एन इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिएड्रेसल होना चाहिए सिस्टम, वही आपका ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है। Now next आपकी न्यूज़ है, the RBI has issued the final guidelines which is for RBI NBFC's registration exemption and framework for scale based regulation amendment direction 2026, ठीक है। सो ये NBFC के लिए गाइडलाइंस यहाँ पे फाइनल गाइडलाइंस इशू की गई हैं एंड ये 1 जुलाई 2026 से इफेक्ट में आएंगी, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है NBFCs which are not availing public funds, ठीक है, वो डील नहीं कर रहे हैं आपके कस्टमर में, एंड मतलब दे हैव नो कस्टमर इंटरफेस एंड असेट साइज इनका लेस देन 1000 करोड़ का है, इन दैट केस इसको क्लासिफाई किया जाएगा एज अ अनरजिस्टर्ड टाइप 1 NBFCs, ठीक है। इसके अलावा they are exempted from the registration with the RBI and all other NBFCs are classified as type 2 NBFCs, okay। Now इनको जो है आपका it will be governed under the RBI Act 1934 एंड RBI रिटेन करेगा अथॉरिटी इशू करने के लिए डायरेक्शन और टू टेक एक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या बोला है, जो एग्जिस्टिंग NBFCs हैं और उनको ये उनके जो क्राइटेरिया हैं ये वाले वो मैच होते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं डी रजिस्ट्रेशन के लिए बाय 31 दिसंबर 2026 एंड थ्रू दी एप्लीकेशन जो है आपकी है प्रभा पोर्टल, बेसिकली यहाँ से वो डी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना, ठीक है। इसके अलावा डी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑडिट फाइनेंशियल्स लास्ट 3 इयर्स का, ऑडिटर सर्टिफिकेट, आपके बोर्ड रेजोल्यूशन स्टेटमेंट कंफर्मिंग एब्सेंस ऑफ पब्लिक फंड्स एंड कस्टमर इंटरफेस, ठीक है, तो ये सारी चीजें चाहिए होंगी। इसके अलावा बोला गया है जो आपका ये अनरजिस्टर्ड टाइप 1 NBFCs होंगे, दे मस्ट फर्स्ट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एंड RBI अप्रूवल बिफोर इन्वेस्टिंग अब्रॉड, ठीक है। अगर अब्रॉड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन दैट केस उनको पहले तो रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, दूसरी चीज RBI का अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, RBI ने बेसिकली डायरेक्शंस यहाँ पे रिलीज किए हैं और बैंकों को और NBFC लेंडर जो हैं उनको बोला है कि आप इम्प्लीमेंट करो सो मोटो रेजोल्यूशन, ठीक है, फॉर बोरोवर्स अफेक्टेड बाय द नेचुरल कैलामिटीज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी, ठीक है। सो बेसिकली जो नेचुरल कैलामिटीज की वजह से जो दिक्कतें आती हैं, ठीक है, मतलब बोरोवर्स को, तो उसके लिए सो मोटो रेजोल्यूशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी, और ये इफेक्ट में आएगा 1 जुलाई 2026 से। और यहाँ पे बेसिकली एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो डिजास्टर रिकॉग्नाइज अंडर द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, इनको रिकॉग्नाइज यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। बोरोवर रिलीफ की बात करें तो यहाँ पे बैंक्स एंड NBFC को बोला गया है दे कैन ऑटोमेटिकली प्रोवाइड रिलीफ मेजर्स to eligible borrowers, ठीक है, in the disaster hit areas, while borrowers will have a 135-day window for the from the date of calamity declaration to opt out, ठीक है। एंड रेजोल्यूशन यहाँ पे RBI ने बोला रेजोल्यूशन इन्वोक्ड होना चाहिए विद इन 45 days ऑफ कैलामिटी डिक्लेरेशन, ठीक है, मतलब बोरोवर्स ने कैलामिटी जो है डिक्लेयर की है, जब डेट ऑफ कैलामिटी मतलब बेसिकली जब डिक्लेयर किया गया है उसके विद इन आपके 45 डेज बाद यहाँ पे जो है विद इन 45 डेज इनको रेजोल्यूशन यहाँ पे इन्वोक करना होगा एंड ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए 90 डेज में, ठीक है, 45 डेज में आपका जो है रेजोल्यूशन इन्वोक होना चाहिए और इम्प्लीमेंट होना चाहिए 90 डेज में, ठीक है। इसके अलावा बैंक मस्ट मेंटेन 5% एडिशनल प्रोविजन ऑन रिस्ट्रक्चर डेबिट, ऐसा बोला है। और यहाँ पे और क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी इस चीज के लिए, तो पहली चीज बोरोवर्स जो एलिजिबल होंगे रेजोल्यूशंस के लिए उनका जो अकाउंट है वो क्लासिफाइड होना चाहिए एज अ स्टैंडर्ड एंड नॉट इन डिफॉल्ट ग्रेटर देन 30 days एट द कैलामिटी अकरेंस, मतलब डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो बोरोवर्स का अकाउंट है, ठीक है, जो मतलब जो आपका NPA हो सकता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट
हो सकता है बिटवीन दी डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द कैलामिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, इसको अपग्रेड करना होगा टू दी स्टैंडर्ड। ठीक है, इट शैल बी अपग्रेडेड एज अ स्टैंडर्ड अपॉन रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। फाइन। Now next question है, which fintech platform received corporate agency and insurance self network platform license from the Insurance Regulatory and Development Authority of India, that is IRDAI, to distribute insurance product digitally through its AI powered platform? तो इनमें से कौन सा fintech platform है जिसे corporate agency and insurance self network platform license मिला है IRDAI की तरफ से, और ये अब डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को डिजिटली इनके एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म से? सो आंसर हियर इज इट इज जंप। कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा फिनटेक प्लेटफॉर्म है? जंप है। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है, which cross border payment platform recently secured in principle approval to operate as a payment service provider in a GIFT Cities International Financial Service Center? तो यहाँ पे स्काइडो जो आपका है, स्काइडो को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म ये बेसिकली आपका है जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है ऑपरेट करने के लिए एज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर इन योर गिफ्ट सिटी आईएफएससी राइट। इसके साथ ही इसे आरबीआई का अप्रूवल मिला है, ठीक है, टू सपोर्ट आउटवर्ड रेमिटेंस फ्लो अंडर द पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर फ्रेमवर्क। ओके। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2027। सो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है नया फ्रेमवर्क एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। मींस कि जो बैंक्स हैं वो एक तरह से अपना एस्टिमेट लगाएं कि कितना लॉस बैंक को हो सकता है। ठीक है, मतलब रिस्क मेजर्स यूज करके अपनी पूरी कंडीशन इफ एंड बट लगा के, ठीक है, इफ एंड एल्स लगा के वो कैलकुलेट करें कि कितना लॉस जो है उन्हें हो सकता है। एक्चुअल लॉस में जाने से अच्छा है पहले से ही आप उसकी तैयारी जो है, ठीक है, वो करें। ठीक है, सो ये जो मेथड है आपका, ये रिप्लेस करेगा ट्रेडिशनल इनक्योर्ड लॉसेस अप्रोच विद अ फॉरवर्ड लुकिंग ईसीएल मॉडल। ठीक है, ईसीएल मॉडल कहता है बैंक को, बैंक एस्टिमेट एक्सपेक्टेड लॉस यूजिंग द रिस्क मेजर्स बिफोर डिफॉल्ट अकर। ठीक है, डिफॉल्ट होने से पहले उसका हम पहले से ही अंदाजा लगा पाए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या बोला है, 90 डे रूल आप सभी को पता होगा ये चीज कि लोन जो है ओवरड्यू अगर हो जाता है 90 डेज से ज्यादा, देन इट इज क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए इसको घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज और आपको यहाँ पे नोट करनी है, यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क। मींस लोन अगर ओवरड्यू होता है 30 डेज से ज्यादा, ठीक है, इसको हम हायर प्रोविजनिंग ले रख देंगे। ठीक है, मतलब उसमें हम उसको अच्छे से मॉनिटर करेंगे और हायर प्रोविजनिंग में इसको डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आपकी यहाँ पे क्या बोल रही है, अगर इफ वन लोन ऑफ अ बोरोवर बिकम्स एनपीए देन ऑल एक्सपोजर्स टू दैट बोरोवर्स आर क्लासिफाइड एज एनपीए। तो ये चीज हमें करनी होगी, मतलब ये चीज बैंकों को करनी होगी। अगर एक लोन उसका जो है एनपीए घोषित हो गया तो बाकी जो उसके लोन्स हैं या जो भी एक्सपोजर है उसको भी क्लासिफाई कर दिया जाए एज अ एनपीए। ठीक है, तीसरा यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है, बैंक मस्ट अडॉप्ट ऑटोमेटेड डे एंड एसेट क्लासिफिकेशन बेस्ड सोली ऑन रीपेमेंट बिहेवियर, रिमूविंग डिस्क्रिशन और डिलेज इन रिकॉग्नाइजिंग एनपीए। तो ये चीज इनको बैंकों को करनी होगी, मतलब उस पर अच्छे से नजर रखनी होगी, कैसा उसका बिहेवियर है, पेमेंट मतलब रीपेमेंट कैसे टाइमली हो रही है, नहीं हो रही है, थोड़ा डिले हो रहा है, तो ये सारी चीजों का वो ध्यान रखेगा। ठीक है, इसके अलावा तीन की फंक्शन यहाँ पे जो है एस्टिमेट किए गए हैं द अलाउंस नीडेड टू पोटेंशियल लॉसेस। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, दूसरा आपका कंडीशन है फंक्शन है लॉस गिवन डिफॉल्ट, तीसरा है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। ठीक है, एंड ये सब देखा जाएगा, ओवरसीन किया जाएगा बोर्ड अप्रूव्ड कमेटी द्वारा, जिसमें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ रिस्क ऑफिसर आपके शामिल होंगे। ठीक है, तो इसमें अब आता है आपका 3 स्टेज अप्रोच जो बैंकों को फॉलो करना होगा। पहला आपका है स्टेज 1 जहां पे क्रेडिट रिस्क कम है। ठीक है, मींस कि जो अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि लोन 30 डेज से ज्यादा ओवरड्यू आपका हो गया है। ठीक है, वो वाली कंडीशन अभी अगर नहीं आई है तो इन दैट केस लो रिस्क क्रेडिट रहेगा और इसको 12 मंथ ईसीएल में हम इसको डाल देंगे। ठीक है, दूसरा सिनेरियो आता है जब आपका जो SICR है वो ऑब्जर्व किया गया है, 30 डे वाला जो सिनेरियो था ओवरड्यू वाला, वो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है बट नॉट क्रेडिट इम्पेयर्ड। मतलब
कि वहां पे अभी डाउट जो है वो बैंक वालों के मन में नहीं आया कि बंदा सामने वाला जो है वो पैसा देगा या नहीं देगा, ये डाउट नहीं आया है। ठीक है। तीसरा आपका है इसमें इस कैटेगरी में लाइफ टाइम ईसीएल इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है जहां पे क्रेडिट इम्पेयर्ड लोन्स आपका आ जाता है। दैट मीन्स कि वो कंडीशन कि जहां पे बिल्कुल ही आप 100% श्योर हो कि अब तो पैसा आने वाला है ही नहीं। ठीक है। इन दैट केस इसको लाइफ टाइम ईसीएल रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस यहाँ पे रखी गई हैं और इसके लिए प्रोविजन रिक्वायरमेंट क्या है वो भी बताए गए हैं। स्टेज 1 के लिए जो है 0.4% जो है 0.40% का यहाँ पे सिक्योर्ड रिटेल सिक्योर मतलब प्रोविजन यहाँ पे रखना होगा रिटेल लोन्स के लिए, कॉर्पोरेट लोन्स के लिए, मीडियम एंटरप्राइजेस लोन्स के लिए, बैंक्स के लिए, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है। इसके अलावा 0.25% यहाँ पे रखना होगा स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड फार्म क्रेडिट के लिए। सेकंड स्टेज में बोला है 5% प्रोविजन रखनी होंगी। ये सारी कैटेगरी जो हमने स्टेज 1 में पढ़ी है उसके लिए। ठीक है। स्टेज 3 अगर आ जाता है इन दैट केस प्रोग्रेसिव प्रोविजन यहाँ पे होगा अप टू 100% का फॉर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर एंड अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स अगर होते हैं तो इनके लिए भी परसेंटेज जो है वो आपकी बढ़ जाती है। मतलब फर्स्ट स्टेज में 1% मेंटेन करना होगा और सेकेंड स्टेज में 5%। ठीक है। देन इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है एडॉप्शन जो है ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड ये करना होगा फॉर इनकम कैलकुलेशन। ऑल लोन बुक मस्ट ट्रांजिशन टू EIR अकाउंटिंग बाय 31 मई 2030। इसके लिए भी डेट आपकी दे दी गई है। ठीक है। EIR डेफिनेशन की बात करें ये है क्या, तो ये रेट होता है दैट डिस्काउंट एस्टिमेट फ्यूचर कैश फ्लोज टू ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ अ फाइनेंशियल असेट। ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूज है आरबीआई ने अनाउंस किया है फेज रोल आउट ऑफ अ न्यू रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑल ओवर द काउंटर फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग रूपी और ये इफेक्ट में आएगा 1 जुलाई 2027 से। ठीक है। इसमें डिलीवरेबल और नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला है सारी ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 जो आपके आते हैं मतलब कैटेगरी 1 बैंक्स जो हैं इनको रिपोर्ट करना होगा सच ट्रांजेक्शन टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योर करने के लिए सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी को। अब ये इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फेज मैनर में होगा। पहला 1 जुलाई 2027 से होगा। ठीक है। जहां पे बैंक को रिपोर्ट करना होगा सारे कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन बाय दी पेरेंट एंटिटीज एंड एटलीस्ट 70% ऑफ दी नॉशनल वैल्यूज ऑफ ट्रेड्स बाय अदर रिलेटेड एंटिटीज मस्ट बी रिपोर्टेड। ठीक है। सेकेंड फेज आपका होगा 1 जनवरी 2028 से जिसमें रिपोर्टिंग कवरेज आपका बढ़ेगा 80% ऑफ अ नोशनल वैल्यू। पहले 70% था फिर 80% एंड थर्ड आपकी रहेगी 1 जुलाई 2028 से जिसमें फुल रिपोर्टिंग करनी होगी। ये मैंडेटरी यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दी $10 billion फाइनेंसिंग फैसिलिटी नेम दी एनर्जी फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रेसिलेंस फैसिलिटी to help member countries tackle the economic impact of the ongoing Middle East conflict। तो रिसेंटली जो आपका मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है उसको टैकल करने के लिए, ठीक है, और हेल्प करने के लिए मेंबर कंट्रीज की इन सब चीज़ों से उभरने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इन्होंने $10 billion की फाइनेंसिंग फैसिलिटी यहाँ पे लॉन्च की है। ठीक है। एंड ये जो फैसिलिटी है ये बेसिकली हेल्प करेगी सपोर्ट करेगी 2 सालों तक। 2 ईयर्स का इसका टेन्योर आपका रहेगा। अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो 2015 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में लोकेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आरबीआई ने बेसिकली पेनल्टी इंपोज की है 10.10 लाख की ऑन विच बैंक फॉर चार्जिंग लोन फीस ऑन स्मॉल एग्रीकल्चर एडवांसेस एंड नॉट रिपोर्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप डेटा। तो आरबीआई ने 10.10 लाख की पेनल्टी इंपोज की है सिटी यूनियन बैंक पे। ठीक है। रीजन क्या है, एक तो इन्होंने जो है चार्जिंग लोन जो है बेसिकली फीस जो है वो स्मॉल एग्रीकल्चर एडवांसेस जो हैं उन पे लगाई थी। ठीक है। अप टू 25,000 की एंड फॉर फेलिंग टू रिपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर लेवल डेटा टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। ओके। इस वजह से यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है। इसके साथ साथ 2 और एनबीएफसीज हैं आपके, जैसे एक है आपका मिंतीफी फिनसर्व, इस पे भी पेनल्टी इंपोज की गई है 3.10 लाख की फॉर फेलियर टू अपलोड दी सर्टेन कस्टमर केवाईसी रिकॉर्ड्स टू दी सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। ठीक है। जो भी आपकी इनकी टाइमलाइन थी उस टाइमलाइन में इन्होंने जो केवाईसी था कस्टमर्स का वो अपलोड नहीं किया था, जिस वजह से पेनल्टी यहाँ पे 3.10 लाख की लगाई गई है। किस पे आपकी मिंती फी
फिनसर्व पे, राइट। दूसरा आपका है एनबीएफसी नेवा इन्वेस्टमेंट, इस पे 2.70 लाख की पेनल्टी इंपोज की गई है फॉर अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दैट इज आईएएस ऑफिसर Elias George as a part-time chairman of which part-time chairman of the board of director of which Indian bank। तो कौन से इंडियन बैंक के ये पार्ट टाइम चेयरमैन आपके अपॉइंट किए गए हैं ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? सो इट इज योर फेडरल बैंक, ठीक है। इनका जो आपका अपॉइंटमेंट है ये 23 मई से इफेक्ट में आया था और 3 साल का इनका टेन्योर रहेगा, ठीक है। 3 इयर्स का टेन्योर ये रहेगा, ओके। प्रीवियस पोजीशन की बात करें तो इन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला जो है सर्व किया है, सीईओ ये रहे हैं कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के, ठीक है, लिमिटेड प्रोजेक्ट के, एंड चेयरमैन रहे हैं यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है आरबीआई ने रिसेंटली अप्रूव किया है ट्रांसफर ऑफ 2,86,588.46 करोड़ का डिविडेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026। सो इन्होंने बेसिकली अपना जो डिविडेंड है वो भेजा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सो आरबीआई जो है पहले तो ये समझो पैसा कैसे कमाता है, जो इंटरेस्ट रेट आपके होते हैं, ठीक है, ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट आता है उससे पैसा कमाता है, फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा कमाता है आरबीआई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट गेन जो होता है या लेंडिंग ऑपरेशन, इन सब चीज़ों से आरबीआई पैसा कमाता है और उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, उनका जो रिस्क बफर है, उन सब चीज़ों का टोटल अपना हटा के बाकी जो बचता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये प्रोवाइड करता है, मतलब अपने खर्चे निकाल के बाकी ये जो पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करता है। और इस बार 2,86,588.46 करोड़ का डिविडेंड जो है वो इन्होंने ट्रांसफर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर ये अमाउंट आपका 2.69 लाख करोड़ का था, तो इस बार काफी अच्छा यहाँ पे जो डिविडेंड है वो भेजा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। एंड ये जो था ये अनाउंस किया गया था आपका 623rd बोर्ड मीटिंग जो हुई थी, एंड इट वाज चेयर्ड बाय दी संजय मल्होत्रा, ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसके अलावा और क्या क्या चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2026 को ये आपका कितना बताया गया था, कितना बैलेंस शीट है 91.97 लाख करोड़ का, एंड इट शोज अ ग्रोथ ऑफ 20.61%, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होती है बेसिकली, ये आपका शो करता है टोटल असेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब आरबीआई की टोटल असेट और लाइबिलिटीज ये हमें बताता है, ठीक है। नाउ आरबीआई का ग्रॉस इनकम जो है ये भी बड़ा है 26.42%, एक्सपेंडिचर जो है ये आपका 27.60% से बड़ा है। वेयर एज आरबीआई की जो इमरजेंसी रिजर्व फंड है, कंटीजेंसी रिस्क बफर जिसे बोलते हैं, ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल 2026 अमाउंट जो इसमें ट्रांसफर किया गया है इट इज योर 1,09,379.64 करोड़, ओके। प्रीवियस ईयर ये आपका 44,861.70 करोड़ था, राइट। नाउ यहाँ पे नोट करना है आरबीआई फॉलोज द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ठीक है। आरबीआई ईसीएफ को फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू ईसीएफ जो आपका कंटीजेंसी रिस्क बफर है इट मस्ट बी बिटवीन 4.5% एंड 7.5% ऑफ द आरबीआई's बैलेंस शीट। तो आरबीआई के बैलेंस शीट का ये 4.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, और आरबीआई ने अभी इसको जो है 6.5% पे 6.5% ऑफ बैलेंस शीट जो है मेंटेन किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसको बेस कर लेते हैं। अंडर द रिवाइज इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क आरबीआई मस्ट मेंटेन सीआरबी कंटीजेंसी रिस्क बफर विद इन विच रेंज ऑफ इट्स बैलेंस शीट। सो ये रेंज आपके 4.5 से 7.5% के बीच में रहती है, और अभी यहाँ पे आरबीआई ने इसको 6.5% पे जो है बना रखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं ऑन द डायरेक्शन फॉर द कोऑपरेटिव बैंक्स। यहाँ पे पहले क्या था कि जो डायरेक्टर्स हैं आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के हो गए या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, इनके जो डायरेक्टर थे वो 10 इयर्स तक अपना ड्यूरेशन कंटिन्यूस जो है वर्क करते थे, ठीक है, कंटिन्यू करते थे, एंड उसके बाद भी इनको रीअपॉइंटमेंट जो है मिल जाती थी या रीअपॉइंट इनको कर दिया जाता था। बट अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है कि 10 साल अगर कंप्लीट हो जाते हैं, बट यहाँ पे बात की जा रही है कि कंटिन्यूअस अगर 10 साल इन्हें कंप्लीट होते हैं इनके टेन्योर को, इन दैट केस इनको 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो लेना पड़ेगा। मतलब 3 साल तक ये उस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं, ठीक है, वो नहीं बन सकते, उनको मतलब फर्दर रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। 3 साल के बाद जो है वो यहाँ पे अपॉइंट किए जा सकते,
ठीक है। सो प्रोविजन इज मैंडेटरी 3 ईयर कूलिंग पीरियड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्लीटिंग 10 years ऑफ कंटिन्यूस टेन्योर ऑन द बोर्ड ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, ये इमीडिएट इफेक्ट से स्टार्ट हो गया आपका। इसका मेन पर्पस है टू प्रिवेंट डायरेक्टर्स फ्रॉम बाईपासिंग टेन्योर लिमिट्स बाय रिजाइनिंग ब्रीफली एंड देन रीजॉइनिंग द सेम बैंक्स बोर्ड। ओके, आरबीआई ने इशू किया है डायरेक्शन अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 स्पेसिफिकली, जिसमें आपका सेक्शन 35A है, सेक्शन 10A 2A फर्स्ट पार्ट जो है इसका, एंड सेक्शन 56 आपका इंक्लूडेड है। इसके साथ नोट करना है कि आपका यहाँ पे मैक्सिमम मतलब 1 अगस्त 2025 को यहाँ पे जो मैक्सिमम कंटिन्यूस टेन्योर था वो 8 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया गया था। तो इस पे बेस क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये याद रखिएगा कि 2025 में ये चीज आई थी। ठीक है, पहले 8 साल तक ही अलाउड होता था कंटिन्यूस टेन्योर आपके डायरेक्टर्स का। ठीक है, अब इसको बढ़ा के 2025 में 10 साल कर दिया गया था। ठीक है, और अभी नई चीज क्या आई है कि 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड यहाँ पे जो है मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, now question is, as per the latest RBI amendment, director completing a continuous tenure of 10 years on the board of cooperative bank, state आपका हो चाहे urban हो या central हो, they will be eligible for reappointment only after a mandatory cooling period of. So cooling period आपका कितना होना चाहिए? 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, so answer is option number C. नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, आरबीआई ने सेटअप किया है एक्सपर्ट कमेटी टू एग्जामिन द रोल ऑफ क्वांटम टेक इन अ फिनटेक। तो कमेटी यहाँ पे एक बेसिकली फॉर्म की गई है अंडर द इनिशिएटिव कॉल्ड क्वांटम सिक्योर एंड एडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम, क्यू सेफ नाम से। ठीक है, एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जामिन करना, देखना अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क को ऑफ अ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन अ फाइनेंस। इनके टास्क क्या रहेंगे? इवेल्युएट करना आपके क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स को यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, बिल ऑफ मटेरियल। ठीक है, आइडेंटिफाई करना वल्नरेबिलिटीज ऑफ टू द क्वांटम थ्रेट्स, क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, एक्सेस करना, प्रिपेयर्डनेस फॉर क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी, कंडक्ट करना ग्लोबल स्टडीज एंड रिव्यू करना रेगुलेटरी एडिक्वेसी को, रिकमेंड करना रोड मैप फॉर द क्वांटम सिक्योर फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, ये सारे काम इनके रहेंगे। एंड यहाँ पे 8 मेंबर का ये जो है आपका कमेटी बनाया गया है, जिसको लीड करेंगे डॉक्टर अनिल प्रभाकर, जो प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आईआईटी मद्रास से। ठीक है, अदर मेंबर्स हैं श्री सुनील कुमार, देन श्री सतीश राव नागेश। नेक्स्ट आते हैं श्री दिलीप असबे, श्री मनोज कुमार जैन, विनायक गॉडसे, डॉक्टर एल वेंकटा सुब्रमण्यम एंड श्री सुवेंदुपति। ठीक है, ये सारे आपके मेंबर्स थे इस कमेटी के। Now question here is, who is the convener of the RBI's 8-member expert committee on the quantum technology formed under the QSAFE? ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली इसके लीडर आपके हैं अनिल प्रभाकर। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, नाइव ग्रुप ने रिसेंटली साइन किया है जॉइंट वेंचर विद द एल्बिट सिस्टम, जो इजराइल की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, सेटअप करने के लिए प्रोपेलेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एस्टैब्लिश करना एडवांस एनर्जेटिक मटेरियल एंड प्रोपेलेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया में। कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे बेसिकली ये मैन्युफैक्चर करेंगे? नाइट्रो सेल्यूलोज एंड नाइट्रो ग्लिसरी। ठीक है, प्रोपेलेंट बेस इसका रहेगा सिंगल बेस प्रोपेलेंट, डबल बेस प्रोपेलेंट एंड ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट। राइट, एल्बिट सिस्टम जो है ये टेक्निकल असिस्टेंट एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नाइव ग्रुप जो है ये हैंडल करेगा एस्टैब्लिशमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेशनल रिस्पांसिबिलिटीज को। ठीक है, नाइव इसके अलावा नाइव एरोनॉटिक्स जो है इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है डी हैवीलैंड कनाडा के साथ फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ट्विन ऑटर एम्फीबियस एयरक्राफ्ट, और इसका एम है बूस्ट करना रीजनल एविएशन को एंड सी प्लेन कनेक्टिविटी को। ठीक है, now question here is, Naib Group signed a joint venture with which Israeli defense company to set up advanced energetic materials and propellant manufacturing facilities in India. So अभी हमने पढ़ा ये है आपका एल्बिट सिस्टम। ठीक है, इनके साथ जॉइंट वेंचर इनका साइन हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज, LIC ने बोला है ये जून में लॉन्च करेंगे 2 इनके नए प्लान। ठीक है, LIC न्यू जीवन साथी सिंगल प्रीमियम एंड LIC न्यू जीवन साथी लिमिटेड प्रीमियम। जीवन साथी मतलब ये जो मैरिड कपल्स हैं उनको टारगेट करता है ये प्लान। ठीक है, एंड अवेलेबल होगा जून 2026 से। टारगेट ग्रुप क्या है? मैरिड कपल्स। देन फीचर करेगा गारंटीड रिटर्न, फिक्स्ड बेनिफिट्स, प्रीमियम वेवियर ऑन द फर्स्ट डेथ, लोन फैसिलिटीज, फ्लेक्सिबल पे आउट ऑप्शन, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। नॉन पार्टिसिपेटिंग टाइप है ये, नॉन लिंक्ड जॉइंट लाइफ एंडोमेंट प्लान है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं प्लान की, तो पहला है न्यू जीवन साथी सिंगल प्रीमियम, 1 टाइम सिंगल प्रीमियम अपफ्रंट है, गारंटीड एडिशन है 70 रुपीज पर
1000 ऑन बेसिक सम अश्योर्ड। एलिजिबिलिटी एज है आपकी मिनिमम 18, मैक्सिमम 60 इयर्स, ठीक है, ऑप्शन 1 के लिए। और दूसरा है 18 to 35 इयर्स ऑप्शन 2 के लिए। मैच्योरिटी एज आपकी रहेगी 28 से 75 इयर्स। आपका मिनिमम जो बेसिक सम अश्योर्ड है ये रहेगा 3 लाख, और मैक्सिमम लिमिट इसकी कोई मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। पॉलिसी टर्म जो है वो 10 से 25 साल तक रहेगा, ठीक है। इसके अलावा डेथ बेनिफिट जो है ऑप्शन 1 में हायर ऑफ 1.25 मल्टीप्लाई बाय योर टेबुलर सिंगल प्रीमियम और योर बेसिक सम अश्योर्ड, ठीक है। ऑप्शन 2 में 10 मल्टीप्लाई बाय टीएसपी, टेबुलर सिंगल प्रीमियम, राइट। नेक्स्ट है दूसरा प्लान है एलआईसी का न्यू जीवन साथी लिमिटेड प्रीमियम, ठीक है। इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है 5, 10, 15 साल तक का है, ठीक है। गारंटीड एडिशन 7% ऑफ टेबुलर एनुअल प्रीमियम। देन प्रीमियम वेवियर जो है ऑन दी फर्स्ट डेथ ड्यूरिंग योर प्रीमियम पेमेंट टर्म, ठीक है। एलिजिबिलिटी रहेगी 18 से 50 साल ऑप्शन 1 में। 2 में आपकी है 18 से 40 और 35 इयर्स डिपेंडिंग ऑन योर प्रीमियम पेमेंट टर्म, ठीक है। मेच्योरिटी एज है 28 से 75 इयर्स ऑप्शन 1 में, अप टू 60 इयर्स ऑप्शन 2 में, ठीक है। इसमें मिनिमम आपका जो बेसिक सम अश्योर्ड है ये भी 3 लाख का है, जो मल्टीपल्स ऑफ 10,000 और में आपका आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई मैक्सिमम लिमिट मेंशन नहीं की गई है। पॉलिसी टर्म इसका भी 10 से 25 साल का आपका है, ठीक है। एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 1 जो है इसमें डेथ बेनिफिट जो है ऑप्शन 1 में आपका रहेगा हायर ऑफ 7% ऑफ योर टेबुलर एनुअल प्रीमियम और बेसिक सम अश्योर्ड, और दूसरा ऑप्शन जो है इसमें 10.5 रहेगा आपका, ठीक है। एडिशनल फीचर्स क्या है, रिबेट्स, लोन फैसिलिटीज, ऑप्शनल राइडर बेनिफिट्स इसमें आपको मिल जाएंगे। नाउ इस पे इस क्वेश्चन कर लेते हैं। सो व्हाट इज द मिनिमम एंट्री एज फॉर बोथ लाइफ्स अंडर द एलआईसीज न्यू जीवन साथी सिंगल प्रीमियम प्लान। तो इसमें जो है आपका मिनिमम एज जो है वो कितना है, 18 साल का रखा गया है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, विच कंपनी सिक्योर्ड द इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई फॉर अ पेमेंट एग्रीगेटर फिजिकल लाइसेंस। बेसिकली ऑफलाइन लाइसेंस यहाँ पे दिया गया है आरबीआई द्वारा वन मोबिक्विक सिस्टम लिमिटेड को, ठीक है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल बेसिकली इसके लिए मिला है, ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं 3 न्यू डिजिटल पेमेंट फीचर्स enhancing security, convenience and innovation on its UPI app which is BOB ePay, right। 3 कौन से नए फीचर्स आपके यहाँ पे आए हैं। पहला है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे जो कस्टमर है आपका, ये जो पर्सन है वो यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकता है अप टू 5000 की यूजिंग फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्निशन, जो भी रजिस्टर्ड होगा इनके मोबाइल डिवाइसेस पे। और इसके थ्रू ये बेसिकली सपोर्ट करता है पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। कस्टमर्स के पास ऑप्शन है, वो यूपीआई पिन जो है या तो वो उसे यूज कर सकते हैं या फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फीचर है आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन। इट अलाउज कस्टमर्स टू सेट और रीसेट यूपीआई पिन्स and uses UIDAI face authentication plus bank OTP verification, ठीक है। ये रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी डेबिट कार्ड एंड OTP बेस्ड आधार वेरिफिकेशन पे, राइट। नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड यूपीआई पेमेंट। कस्टमर यहाँ पे जो है अपने व्हीकल्स को या स्मार्ट अप्लायंस को जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, टू दी ऐप विच enables डायरेक्ट पेमेंट वाया इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस and it expands UPI beyond smartphone into a smart ecosystem। तो अपने डिवाइसेस को या व्हीकल्स को ये कनेक्ट कर सकते हैं और जब भी ड्यू डेट होगी वो पेमेंट आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिसेंटली जो 3 नए फीचर लॉन्च किए हैं इनकी ऐप में एनहांस करने के लिए सिक्योरिटी, कन्वीनियंस एंड इनोवेशन को अंडर दी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी, व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट अलाउड। तो अभी हमने पढ़ा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में 5000 तक की जो है अप टू 5000 तक की ट्रांजैक्शन की जा सकती है, ठीक है। Now next is, which fintech firm become the first Indian payment aggregator to secure final approval from IFSCA to operate as a payment service provider at GIFT City। So इनमें से कौन सा फिनटेक प्लेटफॉर्म आपका है, कौन सी फिनटेक फर्म है जिसको बेसिकली जो पहली इंडियन पेमेंट एग्रीगेटर बनी है जिसने सिक्योर किया है फाइनल अप्रूवल IFSCA से ऑपरेट करने के लिए पेमेंट सर्विस एज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर एट द गिफ्ट सिटी। सो इट इज योर Decentro, राइट। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। जो अप्रूवल है, इट विल enable the fintech infrastructure provider to operate cross-border payment services for GIFT City, okay। Next question है, which Indian IT company became the first global system integrator, that is GSI,
to partner with Mistral AI to deliver advanced enterprises generative artificial intelligence solutions for global client across the industries। तो इनमें से कौन सी आईटी कंपनी है इंडिया की जिसने बेसिकली आपका जो है पार्टनरशिप की है मिस्ट्रल एआई के साथ, ताकि वो एडवांस एंटरप्राइजेस जनरेटिव एआई इंटेलिजेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें ग्लोबल क्लाइंट्स को। ठीक है, सो यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है टीसीएस की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, विद द मिस्ट्रल एआई। ओके, नाउ टीसीएस जो है ये यूज करेगा मिस्ट्रल फॉर्ज को टू बिल्ड कस्टम एंटरप्राइजेस एआई मॉडल्स, और इसका फोकस एरिया बेसिकली आपका रहेगा बीएफएसआई में, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस में, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर एंड पब्लिक सेक्टर्स में। ठीक है, अंडर दिस पार्टनरशिप टीसीएस जो है एस्टैब्लिश करेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिस्ट्रल एंड इट विल फंक्शन एज टू बिल्ड द इंडस्ट्री स्पेसिफिक एआई सॉल्यूशन, सपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट डिलीवरी, एक्सीलरेट करेगा एंटरप्राइजेस एडॉप्शन यूजिंग द बीटा मॉडल, serve as a hub for AI talent training deployment capabilities. Okay, now next is which life insurance company partnered with the West Bengal Grameen Bank for expanding insurance coverage in West Bengal? So recently आपका जो वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक है, ठीक है, इनका टाई अप हुआ है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के साथ, एंड इसके थ्रू ये बेसिकली अपना जो इंश्योरेंस कवरेज है वो बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, ये बेसिकली आपका वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक का नेटवर्क जो आपका है 960 ब्रांचेस का, उसके थ्रू यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है अपने ऑफर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जापानीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद HDFC कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड टू इन्वेस्ट इन अ रियल एस्टेट फंड्स इन इंडिया। सो जापान की आपकी डेवलपमेंट बैंक ऑफ जापान जो है, ठीक है, ये बेसिकली इनका टाई अप हुआ है, पार्टनरशिप हुई है HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के साथ कि ये इन्वेस्ट करेंगे रियल एस्टेट फंड्स में इंडिया में, राइट। और इन्होंने यहाँ पे जो कैप रखा है, ठीक है, कॉर्पस लिमिट जो बताई है वो $1 बिलियन की है, ये इन्वेस्ट करने वाले हैं इंडिया में फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, राइट। Next question है which stock exchange recently surpassed India to become the world's first largest by market capitalization? So अभी जो है ताइवान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये बेसिकली वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन बन गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, इट इज अराउंड $4.95 ट्रिलियन। इंडिया की कितनी है, $4.92 ट्रिलियन, राइट। अब यहाँ पे टॉप ग्लोबल इक्विटी मार्केट की बात करें तो पहले नंबर पे यूएसए आता है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे हांगकांग, फिफ्थ पे आपका जो है ये बेसिकली आ गया है आपका क्या बोलते हैं ताइवान। ठीक है, सिक्स्थ पे आपका जो है आ गया है इंडिया, और 7th नंबर पे है आपका साउथ कोरिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी recently signed multi-million-dollar agreement with Swedish industrial manufacturer SKF to roll out the next generation enterprises resource planning platform। तो recently TCS जो है, TCS कंपनी ने साइन किया है $multi-million अग्रीमेंट स्वीडिश इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर SKF के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए, नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग प्लेटफॉर्म के लिए, राइट। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब इस पार्टनरशिप के साथ जो TCS है, इट विल हेल्प SKF टू बिल्ड फ्यूचर रेडी डिजिटल एंटरप्राइजेस बाय इंटीग्रेटिंग दी सेंट्रलाइज्ड AI enabled systems टू ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली कुछ डेटा रिलीज किया था। ठीक है, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने रिकॉर्ड किया है 15.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन अ नॉन फूड क्रेडिट इन फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड एग्रीगेट क्रेडिट आउटस्टैंडिंग जो था ये आपका 212.9 लाख करोड़ पहुंच गया है मार्च 2026 में। ठीक है, ये ऐसा बताया गया था। इसके अलावा सेक्टर वाइज डेटा की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में हमें ग्रोथ देखने को मिली है 15.7% की, जो 10.4% थी आपके फाइनेंशियल ईयर 2025 में, एंड इट इज ड्रिवन बाय सस्टेन्ड रूरल डिमांड एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ अ क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसमें 15% की ग्रोथ देखने को मिली है, एंड यहाँ पे जो आपके की ड्राइवर्स हैं इसमें इंक्लूडेड है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक मेटल्स, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल एंड कोल प्रोडक्ट्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स, ये सारे शामिल हैं। सब सेगमेंट की बात करें तो
यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं इनकी 33.1% की ग्रोथ देखने को मिली है एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की 21.7% की ग्रोथ देखने को मिली है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो इट इज अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ टोटल क्रेडिट एंड इसमें 19% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है विच इज ड्रिवन बाय दी एनबीएफसीज, ट्रेड, कॉमर्शियल, रियल एस्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्सनल लोन सेगमेंट जिसमें लार्जेस्ट शेयर आपका देखा गया है अप्रोक्सीमेटली 33% का ऑफ अ ओवरऑल क्रेडिट एंड इसमें 16.2% का ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिला है एंड इट इज सपोर्टेड बाय डिमांड फॉर व्हीकल लोन्स, लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, देन हाउसिंग क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश अनाउंस द क्रिएशन ऑफ अ डीप टेक एंजल फंड इन कोलैबोरेशन विद विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली अनाउंस किया है क्रिएशन डीप टेक एंजल फंड का इन कोलैबोरेशन विद द सिडबी। ठीक है, सिडबी जिसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, राइट। अब यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है इन्होंने इनके साथ कोलैबोरेशन किया है किस चीज के लिए, क्रिएशन ऑफ अ एंजल फंड थ्रू दी रतन टाटा इनोवेशन हब एंड ये यहाँ पे ऑफर करेगा, सपोर्ट करेगा बेसिकली अर्ली स्टेज फंडिंग, इंडस्ट्री एक्सेस, इकोसिस्टम सपोर्ट एंड ग्लोबल स्केलिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टार्टअप्स। ठीक है, फोकस सेक्टर्स की बात करें तो एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन सब पे ये आपका फोकस करेगा। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द दिल्ली ई गवर्नेंस सोसाइटी, इन्होंने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है विद विच इंस्टीट्यूशन टू इंप्लीमेंट द इंटीग्रेटेड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई पे ऑन द स्टेट्स ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो दिल्ली गवर्नमेंट की दिल्ली ई गवर्नेंस सोसाइटी ने एमओयू साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इंप्लीमेंट करने के लिए इंटीग्रेटेड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई पे ऑन इट्स स्टेट्स ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल, राइट। एसबीआई यहाँ पे प्रोवाइड करेगा एनहांस ई बैंकिंग सर्विसेज, सीमलेस डिजिटल पेमेंट सपोर्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एमआईएस assistance for procurement related operations. Okay. Now next आपकी न्यूज है 37th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन आपका हुआ था सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो इस ओकेजन पे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने लॉन्च किया था सिडबी आरआरबी को लेंडिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल जॉइंट लेंडिंग मॉडल ये आपका है जो इंटीग्रेट करता है सिडबी के एमएसएमई एक्सपर्टीज को विद रीजनल रूरल बैंक्स आउटरीच, और ये बेसिकली फोकस करेगा ऑन इंप्रूविंग एमएसएमई क्रेडिट फ्लो इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। ठीक है, साथ में ही मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल एंटरप्राइजेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसका टारगेट है सपोर्ट करना 10,000 रूरल माइक्रो एंड आर्टिसन यूनिट्स को। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका है माइक्रो क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर एमएसएमईज लॉन्च की गई थी विच इज लेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ये डिजाइन की गई है टू इनेबल उद्यम रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस कि वो एक्सेस करे क्रेडिट ऑफ मैक्सिमम 5 लाख रुपीज विद 75% गारंटी कवरेज एंड विदाउट मैंडेटरी प्राइमरी सिक्योरिटी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लॉन्च की गई थी। इसके अलावा सिडबी मैचफिन मार्ट जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया था जो प्रोवाइड करता है एमएसएमईज को एक्सेस टू मशीनरी डिलीवरी वाया स्ट्रक्चर्ड मार्केट प्लेस एंड इट विल ऑल्सो सपोर्ट स्टैंडर्डाइजेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड एम्बेडेड लोन सेक्शन, राइट। अब बात करें सिडबी की तो इसके करंट सीएमडी है मनोज मित्तल, हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1990 में। नाउ उस पे क्वेश्चन कर लेते हैं द मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल एंटरप्राइजेस MORE प्रोग्राम जो है जो लॉन्च किया गया था सिडबी जो लॉन्च किया गया था रिसेंटली, अभी हमने पढ़ा 37th फाउंडेशन डे जो इसका था उसमें। सो इट वाज लॉन्च बाय द सिडबी एम्स टू मॉडर्नाइज हाउ मेनी रूरल माइक्रो एंड आर्टिसन यूनिट्स ओवर दी नेक्स्ट 3 years। सो यहाँ पे इसका टारगेट है सही सपोर्ट करेगा 10,000 यूनिट्स को। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 3 month एक्सटेंशन फॉर केतन मर्चेंट टू सर्व एज अ इंटरिम सीईओ ऑफ विच बैंक। सो जो केतन मर्चेंट है ये आपके करंटली सर्व कर रहे हैं फिनो पेमेंट बैंक के इंटरिम सीईओ। ठीक है, और इनसे पहले ऋषि गुप्ता जो है इस पोजीशन पे जिन पे कुछ एलिगेशन यहाँ पे आपके लगे थे जिस वजह से इनको अपनी पोजीशन से रिजाइन देना पड़ा। ठीक है, और अभी केतन मर्चेंट जो है वो इस पोजीशन पे एज अ इंटरिम सीईओ सर्व कर रहे हैं और इनका 3 महीने का एक्सटेंशन आपका अप्रूव किया गया है आरबीआई द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ विच 2 इंडिविजुअल एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ अ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। सो CDSL जो है इसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम आपका है अमित महाजन। ठीक है, एक आपके हैं अमित महाजन, दूसरे हैं नैना ओवेलकर। ठीक है, ये दोनों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं।
इसके अलावा अदर अपॉइंटमेंट्स क्या है, जैसे अभी हमने बात की अमित महाजन एंड आपके नैना जो है नैना ओवेलकर, इनको अपॉइंट किया गया है CDSL में, ठीक है। अमित महाजन को एज अ हेड ऑफ वर्टिकल 1 यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, जो ओवरसी करेंगे क्रिटिकल ऑपरेशंस को, वेयर एज नैना जी जो है ये वर्टिकल 2 के हेड हैं, ये लीड करेंगे वर्टिकल 2 को, जो रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टर ग्रीवियंस को हैंडल करेगा। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपॉइंट किया गया है सौरभ शुक्ला को एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर वर्टिकल 1 एंड वर्टिकल 2 के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं गोपालन S राघवन। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की बात करें अगर, तो इन्होंने सुभाष केलेकर एंड अंकित शर्मा को एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है 2 मेजर ऑपरेशनल वर्टिकल्स के लिए, ठीक है। Now next question here is the Reserve Bank of India approved the reappointment of Sandeep Bakshi as a MD and CEO of which Indian bank for further term of 2 years. So RBI ने recently संदीप बख्शी को अपॉइंट किया है, रीअपॉइंट किया है MD and CEO ऑफ अ ICICI बैंक, ठीक है। इस बैंक के ये MD and CEO थे और अभी इनका जो टेन्योर है वो आपका जो है बढ़ा दिया गया है 2 साल, अक्टूबर 2026 से अक्टूबर 2028 तक इनका टेन्योर जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। और संदीप बख्शी की बात करें तो ये 2018 से ICICI बैंक में ICICI बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कर्नाटका ग्रामीणा बैंक रिसेंटली रिसीव नेशनल अवार्ड फ्रॉम द PFRDA फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एनरोलमेंट अंडर द अटल पेंशन योजना। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी APY अकाउंट डिड Karnataka Gramin Bank enroll against the target of 1,75,500 account, achieving 142% of the target. So Karnataka Gramin Bank जो RRB आपका है, इसे नेशनल अवार्ड मिला है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत अच्छा जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है इन दी एनरोलमेंट अंडर द अटल पेंशन योजना, और इन्होंने 2,49,185 जो अकाउंट हैं वो बेसिकली यहाँ पे मतलब इतने एनरोलमेंट जो है वो बेसिकली इन्होंने किए हैं इन दी APY अकाउंट, राइट। टारगेट कितने का था 1,75,500 अकाउंट का, और इन्होंने 2,49,185 अकाउंट जो है वो यहाँ पे इन्होंने एनरोल किए हैं, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर C. Now next आपका क्वेश्चन है the TVS Venue Group announced its plan to acquire up to what percentage stake in the Jana Small Finance Bank through the combination of warrants and secondary share purchase on a fully dilute basis. So TVS Venue Group जो है इन्होंने अनाउंस किया है ये 9.9% के स्टेक्स जो है एक्वायर करेंगे Jana Small Finance Bank में through the warrant and secondary share purchase on a fully diluted basis, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है which bank received RBI's approval to acquire up to 9.99% of stake in AU Small Finance Bank and Federal Bank. So इनमें से कौन सा बैंक है जिसमें जिसको बेसिकली RBI का अप्रूवल मिला है कि वो 9.99% स्टेक एक्वायर कर सकता है AU Small Finance Bank and Federal Bank में। So आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक को ये अप्रूवल मिला है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर D. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वॉज अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI फॉर अ टेन्योर ऑफ 3 years. सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए टोटल कितने RBI के डेप्यूटी गवर्नर हैं आपके, ठीक है। एक तो आपके गवर्नर होते हैं और डेप्यूटी गवर्नर भी होते हैं, तो कितने टोटल होते हैं। सो अभी जो है रिसेंटली आपके इनका नाम है रोहित जैन, जिनको अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का RBI का, और इन्होंने जो है सक्सीड किया है T रविशंकर को, ठीक है। टोटल इनके अलावा 3 और आपके जो है यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर है स्वामीनाथन जे, पूनम गुप्ता एंड SC मुर्मू, ठीक है। टोटल 4 आपके डेप्यूटी गवर्नर यहाँ पे RBI के हैं, फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड असाइंड चार्ज ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जिनको रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया गया है RBI का। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा गुणवीर सिंह, इनका नाम है गुणवीर सिंह, और बेसिकली इनको जो है डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है इसके लिए इसका चार्ज असाइन किया गया है, जो रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है पेमेंट सिस्टम को इंडिया में, ठीक है। गुणवीर सिंह जो है ही इज सर्विंग एज अ चीफ जनरल मैनेजर at the DPSS and also served as a payment system expert at the Central Bank of Oman, ठीक है। यहाँ पे भी उन्होंने ऐसे सर्व किया है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका न्यूज आता है, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने अप्रूव किया है वायबिलिटी प्लान 2.0 को फॉर आरआरबीज, ठीक है, फॉर द रीजनल रूरल बैंक्स। यहाँ पे बेसिकली ये जो वायबिलिटी प्लान है आपका, ये एक्सटेंड किया गया है 3 साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2026 से 28 तक का, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 टिल फाइनेंशियल ईयर 2025 फेज, ठीक है। जो पहला फेज था वो यहाँ पे आपका था फेज 1, ये कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड वाला आपका जो है 3 साल का रहेगा। एंड जो वायबिलिटी प्लान 2.0 है ये बेस्ड रहेगा आपका 30 परफॉर्मेंस पैरामीटर्स अंडर दी 4 पिलर्स, ठीक है। कौन कौन से पिलर्स आपके रहेंगे? ऑपरेशनल एक्सीलेंस, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। जो ये प्लान है ये इवैल्यूएट करेगा आरआरबीज बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स। कौन कौन से ये रहेंगे आपके? बेसिकली कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR, credit deposit ratio, digital adoption, non-performing asset level, recovery performance, profitability ratio, implementation of government of India scheme। तो ये सारी चीजें आपकी रहेगी इंडिकेटर्स में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, ये जो इनिशिएटिव है ये स्ट्रेंथन करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और इम्प्रूव करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अक्रॉस ऑल दी 28 RRBs, ओके। Now question here is, the viability plan 2.0 has been extended for how many years beyond financial year 2025? So इसको financial year 2028 तक जो है आपका एक्सटेंड किया गया है 3 साल के लिए, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपकी आती है बुक एंड ऑथर। सो रिसेंटली बेटर नेवर स्टॉप नाम से एक बुक यहाँ पे लॉन्च की गई है। यहाँ पे आप इस बुक को देख सकते हैं। श्याम श्रीनिवासन जो है उनके द्वारा ये लिखी गई है, जो फॉर्मर MD एंड CEO थे आपके फेडरल बैंक के, राइट। इस बुक को पब्लिश किया है वाइजर कंटेंट प्राइवेट लिमिटेड ने, बैंगलोर कर्नाटका की आपकी जो है कंपनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं श्याम श्रीनिवासन जी की। अभी हमने पढ़ा ये MD एंड CEO इन्होंने सर्व किया था फेडरल बैंक में over 14 years from 2010 to 2024, right? He held leadership roles in Citibank, Standard Chartered Bank and Wipro, और इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था 2021 में, 2025 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड 2025 में फोर्ब्स आइकन ऑफ एक्सीलेंस रिकॉग्निशन इन्हें मिला था, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक अच्छा जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।